इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है, कहाँ पे हो रही है? इज़ इट कंफर्म्ड? यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आपने? मैंने कंप्रेस चेक ही नहीं की, आप सामने खोल दिया था, आपने किया जी कैमटेजिया की कर दी है, बाकी होगी इसकी स्टार्ट होगी है रिकॉर्डिंग? इसकी करनी है। हाँ हाँ कर दी है। ये ले। अच्छा जी, अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड उसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यार अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया है एसईओ के हवाले से, फर्स्ट लेक्चर था जिसमें एसईओ का इंट्रोडक्शन था, फिर कीवर्ड सर्च के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया एक लेक्चर था, फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कल का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम ऑन पेज एसईओ के हवाले से ही कुछ फर्दर चीज़ें जो सी है ना वो देखेंगे। आज का लेक्चर हम लोग कह सकते हैं कि ऑन पेज टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड है। तो कल मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बता दिया था कि कोई भी पेज जो है उसकी कंप्लीट जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे करते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। आपका टाइटल होता है, फिर उसके बाद कौन सी लोकेशन होती है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जी मेटा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आप कल के लेक्चर में थे कंटेंट, उसके बाद हेडिंग्स, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मैंने आपको लोकेशन बताई थी, वो LSI नहीं एक और लोकेशन बताई थी मैंने आपको जहाँ पर कीवर्ड्स आप प्लेस करते हैं, इमेज ऑल टैग्स, वो मैंने आप लोगों को बताया था। वहाँ पर भी इमेज ऑल टैग्स में भी हम लोग प्लेस करते हैं। और इसके अलावा अच्छा जी ये काम हम लोग करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से बताया था कि आपकी डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर इसके अलावा आप लोग गूगल LSI को भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, लेटेस्ट सिमेटिक इंडेक्सिंग, जिसमें आप रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। अच्छा यार एक और काम हम लोग करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, ओहो एक और काम हम लोग करते हैं वो ये कि हमारी जो भी वेबसाइट होगी वो बुलाइएगा फवैस को और उसको कहें कि यार वो जो वेबसाइट है ना, जस्ट a minute, अगर एक्सेसिबल हो जाती है तो ठीक है उसको कहे यार ये ना इसके क्रेडेंशियल्स दे ताकि मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकूँ, उसको बुलाइएगा प्लीज़। अच्छा जी एक काम हमने और भी करना होता है अपनी वेबसाइट की एसईओ में, हर पेज की एसईओ में, और वो होती है आपकी इंटरनल लिंकिंग। आपका जो कंटेंट होता है ना, जो आप हर पेज के ऊपर कंटेंट ऐड करेंगे उसमें आप इंटरनल लिंक्स ऐड करेंगे। इंटरनल लिंक्स क्यों ऐड करते हैं, इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक तो होता है ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, लाइक आपकी वेबसाइट का होम पेज है तो होम पेज के ऊपर जो भी यूज़र्स आ रहे हैं, आप लोग अपने यूज़र्स को बताना चाहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस कौन कौन से हैं। तो आप उन कंटेंट के अंदर आपकी वेबसाइट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनकी इंटरनल लिंकिंग भी करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखिए दराज का ये वाला जो कंटेंट है, यहाँ पर आप देखिए दराज ने यहाँ पर अपनी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का लिंक दिया हुआ है। ये देखिए मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पर उसका URL नज़र आता है, ठीक है जी। ये मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके गया मुझे URL नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी कि जहाँ जहाँ पर, ये तो खैर एक्सटर्नल लिंक्स हैं। फिर इसी तरह आपकी वेबसाइट के इंटरनल पेजेस, जिस तरह नोकिया मोबाइल्स आ गया, वीवो मोबाइल्स, HP लैपटॉप्स, ठीक है जी, ओरिएंट इन्वर्टर, ऐसी जो भी उनके पेजेस वेबसाइट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको लगता है कि यार वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जानी चाहिए, उनकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी आप इंटरनल लिंकिंग करेंगे। कितनी इंटरनल लिंकिंग करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो उसमें आपके 5 कीवर्ड्स होने चाहिए। इसी तरह आप एक जनरल रूल को फॉलो कर लें कि अगर आपका 500 वर्ड्स का कंटेंट है तो इसमें एटलीस्ट 5 अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक्स आप ऐड कर दें, ठीक है जी। अच्छा ये आप लोगों को वर्डप्रेस में तो ये तो पता हो ना कि कंटेंट में लिंकिंग कैसे ऐड करते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है सर? वो कंटेंट को लिखते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, हाँ जी, और उसमें राइट क्लिक करके वो आप डाल दें यार। ये दिखाई जरा क्या है इसका पासवर्ड।
हाँ जी हो गया। अच्छा जी, ये देखें आप किसी भी वेब पेज के कंटेंट में चले जाएंगे ना, लाइक मैं किसी पोस्ट में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यार इंटरनल लिंकिंग कैसे ऐड करते हैं। वैसे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को बताया होगा इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें गए यहाँ पे, ठीक है जी, और ये देखिए ये कंटेंट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें दो व्यूज़ हैं, एक तो ये HTML टेक्स्ट का व्यू होता है, दूसरा विजुअल होता है। तो आपने किसी भी पेज की इंटरनल लिंकिंग करनी है, लाइक ये देखिए जी ये फुटबॉल टीम है, इसकी मैंने इंटरनल लिंकिंग करनी है, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा। यहाँ पर ये एक लिंक नज़र आ रहा था, ये किस चीज़ का लिंक है? ये एंकर का लिंक बना हुआ है। एंकर जो होता है, एंकर होता क्या है? एंकर वो एक जहाज में, हाँ वो शिप का वो जो होता है नहीं एंकर, जो क्या समुद्र में फेंकते हैं, तो वही वो एंकर टेक्स्ट इसको कहते हैं। तो जनाब आपने इसको क्लिक करना है, ये देखिए क्लिक करेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई आपने कौन से पेज की लिंकिंग करनी है। वो पेज आप यहाँ पे देख करके अप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पर इंटरनल लिंक ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से आपने इंटरनल लिंकिंग ऐड करनी होती है। सर आप वर्ड पे भी कर सकते हैं? हाँ वर्ड पे, किसी भी वर्ड के ऊपर आप इंटरनल वर्ड लिंकिंग डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आप कर सकते हैं, कर डजंट मैटर, ठीक है जी। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, ये काम आपने करना है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा यार आगे चलते हैं और मैं फर्दर आप लोगों को कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मैं जनाब गया दराज.pk के ऊपर और मैं एक पेज ओपन करता हूँ, sitemap.xml। और हो ये नहीं आ रहा, चलिए यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए जी ये वेबसाइट है पाकिस्तान ट्रेंड्स, होपफुली शायद इसका बना हो, sitemap.xml। हाँ ये देखिए। अच्छा जी, ये मैंने कोई ये पेज ओपन किया है, मैंने अपनी वेबसाइट का जो भी यूआरएल है उसमें मैंने स्लैश किया और आगे मैंने लिखा sitemap.xml, ठीक है जी। इस sitemap.xml मैंने लिखा है, ये असल में है क्या, व्हाट इज sitemap.xml, इसको XML साइटमैप कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? देखिए पर्पज़ यार इसका ये है, आसान अल्फाज में मैं बयान करूँ कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं तो शुरू में आपको उसका एक मैप नज़र आता है। उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि यार फ़लाँ फ्लोर के ऊपर ग्रोसरी स्टोर है, फ़लाँ के ऊपर फैशन स्टोर है, फ़लाँ स्टोर के ऊपर फूड कोर्ट बना हुआ एक्सेट्रा, जो कुछ भी वहाँ पर होता है। किसी सिटी में आप एंटर होते हैं तो सिटी का जो मैप होता है वो आप लोगों को बिल्कुल शुरू में नज़र आ रहा होता है। इसी तरह जनाब गूगल का जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है ना, हमारी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, कुछ मेन कैटेगरीज हैं, कुछ उनके आगे सब कैटेगरीज हैं, कुछ उनके आगे सब कैटेगरीज हैं। तो जनाब ये हमारा एक मैप जो है ना एक बना होता है। अब जब गूगल क्रॉलर पहली दफ़ा हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो हम गूगल को फैसिलिटेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर अपनी साइट मैप का बना के गूगल को बताते हैं कि भाई गूगल दिस इज़ दी साइट मैप ऑफ आवर वेबसाइट, ताकि वो इजीली हमारी वेबसाइट के तमाम पेजेस को इस साइट मैप को फॉलो करते हुए इस साइट मैप की मदद से वो क्रॉल कर सके, वो किसी पेज को मिस ना करे, ठीक है जी। सो दिस इज़ दी sitemap.xml। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज़, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर हम अपनी वेबसाइट पर sitemap.xml को ऐड करें तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होनी चाहिए? होएगी। आपका क्या ख्याल है? sitemap.xml को अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करें, क्या हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होनी चाहिए? हमारी एसईओ बेहतर होनी चाहिए? एसईओ तो डेफिनेटली बेहतर होगी, क्या रैंकिंग इम्प्रूव होगी? सेम बात सर, अभी आपने कहा कि जैसे कि उसे फैसिलिटेट करने के लिए हम ये करते हैं, तो कोई जाहिर सी बात होनी चाहिए। अच्छा जी, द आंसर इज़ के नो। इस चीज़ का आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप sitemap.xml ऐड करें चाहे ना करें, इससे आपकी रैंकिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर हम ऐड क्यों करते हैं? देखो यार बात ये है कि हमारी वेबसाइट है, उसके हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं, उसके हैं जी कोई 5625 पेजेस, ठीक है। जब गूगल क्रॉलर हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा, वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, और अगर हमारी वेबसाइट का कोई प्रॉपर साइट मैप नहीं बना हुआ तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमारी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस को वो मिस कर जाए, उनको वो इंडेक्स ना करे, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि हमारी वेबसाइट के हर एक पेज को गूगल और बाकी क्रॉलर जो हैं वो प्रॉपर्ली क्रॉल करें। तो उसके लिए कि हमारे वेबसाइट का कोई भी पेज मिस ना हो, हम लोग इस sitemap.xml को ऐड करते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमारा ईच एंड एवरी पेज इंडेक्स हो जाए।
अगर ये नहीं होगा फिर भी हमारी पेज को, हमारी वेबसाइट को गूगल क्रॉल करेगा, इंडेक्स करेगा, बट स्टिल इन डैट केस में भी वो कुछ पेजेस को मिस कर दे। लेकिन अगर हमने प्रॉपरली अपना एक sitemap.xml बनाया है तो हम उसको पा देते हैं कि यार ये पेजेस हैं, ताकि वो किसी पेज को गलती से मिस ना करें। सो दिस इज़ द ओनली बेनिफिट कि हमारी वेबसाइट के तमाम पेजेस इंडेक्स होते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस चीज़ का रैंकिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि यार sitemap.xml को हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे ऐड करते हैं। तो यार ऐड करने का तरीका इंतहाई आसान है। आप लोगों ने जाना जनाब अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, और आप लोगों ने कल एक प्लगइन ऐड किया था, कौन सा वाला, योस्ट के नाम से। जब आपने योस्ट एसईओ प्लगइन को ऐड किया तो ये एसईओ का एक सेक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर जाके आप एक सेक्शन को क्लिक करेंगे, आप जनरल को क्लिक करेंगे। ये देखिए जी, जनरल को क्लिक किया। हर चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, हर चीज़ के साथ पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये बेसिक सेटिंग है। जिस चीज़ के बारे में आपको श्योर है बस उसी चीज़ को छेड़ें। ऐसे ही कोई पंगा करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि कौन सी चीज़, उसका क्या फंक्शन है, फिर आप उसको, इसकी सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप जनाब इसकी सेटिंग के अंदर गए यार, अच्छा जी, ये देखिए जी, आपने ये आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। आपने क्या करना है यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको फीचर्स के नाम से एक बना हुआ नज़र आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ये XML sitemap वाली जो ऑप्शन है ये ऑफ नज़र आए। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने जनाब यहाँ पर जाना है और आपने इसको ऑन कर देना है। आप सिंपली इसको ऑन कर देंगे और ये देखिए आप इस इंटरोगेटिव साइन को क्लिक करें तो यहाँ पर सीधी XML साइट वाली ऑप्शन आ रही है। आप लोग इसको ओपन करेंगे, ये देखिए इसको आपने ओपन किया और ये देखिए ये आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप नज़र आ रहा है। अच्छा जी, एक डेडिकेटेड प्लगइन भी होता है XML साइट मैप के नाम से, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर योस्ट एसईओ का प्लगइन मौजूद है तो आई डोंट थिंक यार आपको वो वाला ऐड करना चाहिए, ठीक है जी। जिस तरीके से ये वाला जो प्लगइन इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये एक दूसरा प्लगइन है XML साइट मैप के नाम से जो कि इन्होंने ऑन किया। अगर वो वाला आपने प्लगइन यूज़ किया तो इसको आप लाजमी ऑफ करें, ठीक है। और अगर वो वाला आपके पास नहीं है तो फिर आपको ऑन करें, क्योंकि एक ही प्लगइन, एक ही फंक्शनैलिटी के लिए दो प्लगइन्स आपने ऐड नहीं करने, एक्टिवेट नहीं करने, क्योंकि उनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट सूटेबल यही है कि आप लोग योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है इसको आप लोग यूज़ कर लें। इस तरीके से आपका sitemap.xml बन जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए आपका एक स्ट्रक्चर है, इसमें पोस्ट sitemap.xml आ रहा है, पेजेस जितने भी हैं उनका एक अलग से sitemap बना हुआ है, कैटेगरीज का अलग है, ऑथर sitemap अलग है। आपने क्या करना है, ये देखिए पोस्ट sitemap पे आप चले जाएं। पोस्ट sitemap पे जाएंगे तो आपकी वेबसाइट के जितने भी पोस्ट हैं वो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये देखिए ये सारी की सारी पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है जी, उनकी सारी की सारी डिटेल नज़र आ रही है। तो ये देखिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन है और ये बड़ी स्मार्टली आपकी वेबसाइट के ऊपर इन तमाम प्लगइन्स को ऐड कर देगा, आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस के केस में sitemap.xml को बड़ी आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट जो चीज़ है, जस्ट अ मिनट, एसईओ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जनाब मैंने आप लोगों को बता दिया मैंने आप लोगों को क्या बताया जी, sitemap.xml के हवाले से। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है वो बतानी है robots.txt, ठीक है जी। ये क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ robots.txt, ठीक है। सर मेरा उससे साइट मैप के मुताबिक सवाल है कि आपने कहा था कि तब भी हम लोग करते हैं क्रॉलर हमारी वेबसाइट को तब करके क्रॉल करके जाता है। तो वो जो है जब भी हम लोग यानी कि हमारा जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो वही देखता है जो हम लोग लाइव दिखा रहे हैं उसे, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है? समझ नहीं, साइट मैप में अगर क्रॉलर वो वेब चीज़ ना भी क्रॉल करके जाए तो जो बंदा जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है वो तो हमारी वेबसाइट लाइव देखेगा जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं उसे, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है हमें? यार इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि गूगल हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट को इंडेक्स करे अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, अपनी डेटाबेस में उसको कैशे करे, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे वेबसाइट के तमाम पेजेस जो हैं वो गूगल के डेटाबेस में नहीं आएंगे तब तक जो से ना वो हमें गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में नज़र नहीं आएंगे। सो
सो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट का हर एक पेज जो है ना वो गूगल में इंडेक्स हो। और फिर हर पेज के लिए डेफिनेटली हमने ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की होगी, तो उससे रिलेटेड जो भी बंदा सर्च करेगा तो हमारा पेज जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, अगर आपका कोई भी पेज sitemap.xml में ऐड नहीं भी है या नहीं भी है, यूज़र तो यार विजिट कर लेंगे, लेकिन यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर आएंगे कैसे? वो आएंगे उसी सूरत में जब आपके वो पेजेस गूगल में रैंक हो रहे हों। और उसके लिए ज़रूरी सबसे पहली स्टेज क्या है कि गूगल आपके पेजेस को इंडेक्स करे। अगर उसने इंडेक्स ही नहीं किया तो आपके पेजेस रैंक ही नहीं करेंगे। अगर आपके पेजेस रैंक ही नहीं करेंगे तो रेलेवेंट कीवर्ड से ट्रैफिक ही नहीं आएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। सर ये सवाल है कि ये भी ज़रूरी है कि अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लाजमी बनाया जाए? हाँ हाँ बिल्कुल बनाए आप, मैटर करता है ये बहुत चीज़? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस, FAQs, जी। ठीक है, ये आपने सारे पेजेस बनाने आपकी वेबसाइट पर मौजूद होने चाहिए। वो तो सिंपल है यार, इसके अंदर मुश्किल कोई नहीं है। अबाउट अस में आप अपने वेबसाइट का जनरल एक इंट्रोडक्शन डाल देंगे, कंपेटिटर्स को देखें कि उन्होंने अपना अबाउट अस पेज कैसा लिखा है। कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे, उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने ऐड करना है। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो किसी भी वेबसाइट से आप कॉपी करें। नहीं, ये एसईओ के लिए ज़रूरी है। यार गूगल इस चीज़ को लाइक करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। बल्कि इवन के मैं भूल रहा हूँ गूगल का एक जो एल्गोरिथम अपडेट है वो मैं भूल रहा हूँ। गूगल का एक एल्गोरिथम अपडेट भी आया है जो कि ये कहता है जिनके उन वेबसाइट्स को प्रेफर किया जाता है जिनके ऊपर प्रॉपर्ली क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस, FAQs और बाकी सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पेजेस वो मौजूद हों। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपकी कोई रिफ़ंड पॉलिसी, आपकी जो भी आपकी रिटर्न पॉलिसी है उससे रिलेटेड पेजेस वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ मैंने आप लोग को बताई robots.txt। robots.txt क्या होता है? robots.txt जो उनसे है ना वो सर ये है कि आप लोग बिल फर्स्ट चले जाइए दराज के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ जी। ये जो एरो बना हुआ है ऑरेंज कलर का, इसको कर देंगे तो ये close हो जाएगा। कौन सा ये? ये नहीं, ये इसके साथ ये डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है इसका जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर जनाब मैं लिख रहा हूँ robots.txt। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और मैं प्लगइन ऐड करता हूँ अपनी कोई और वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ जी CNN.com। ठीक है जी, मैं ऐड कर लेता हूँ जी और कोई रिनाउंड वेबसाइट का नाम बताएं। Forbes.com / यार ये अपना बंद कर दें प्लीज़। सबको ये किन का ओपन है? अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखिए यार कुछ मैं एग्जांपल्स में आप लोगों को दिखा रही है। देखिए Draaz.pk के ऊपर मैं गया, मैंने Draaz.pk के आगे लिखा /robots.txt। ठीक है जी। इसी तरह CNN.com पर मैं गया, edition.cnn.com और आगे मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे /robots.txt। ठीक है जी, ये देखिए ये इतनी लंबी चौड़ी आपको कोई अजीब सी वियर्ड सी एक कोडिंग सी नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या असल में। इसी तरह जनाब Forbes.com पर मैं गया तो ये देखिए यहाँ पर भी मुझे ये एक बड़ी अजीबोगरीब सी कोडिंग नज़र आ रही है। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? ये है क्या? इसका बेसिक पर्पस क्या है? हम लोग इसको क्यों ऐड करते हैं? robots.txt होता क्या है जनाब? robots.txt जो उनसे है ना, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि बिल फर्ज आपकी जनाब वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट कोई बनाई है। अच्छा, आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस मौजूद हैं। लाइक आपकी वेबसाइट के ऊपर एक सेक्शन है जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपकी बिजनेस वेबसाइट की एम्प्लॉयज़ के बारे में। और वो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आप नहीं चाहते कि यार वो ऐसे ही गूगल में इंडेक्स हो, क्योंकि वो तो यूज़र्स को आप दिखाना चाहते हैं ना, आप वहाँ से कौन सा बिज़नेस को जनरेट करना चाहते हैं, या आपके कोई प्राइवेट पेजेस हैं या आपके कोई कॉन्फिडेंशियल पेजेस आपकी वेबसाइट पर। और सबसे बढ़कर ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपके एडमिन पेजेस होते हैं, लाइक वर्डप्रेस में आप जाएंगे तो इसका जो एडमिन पैनल है वो कैसे ओपन होता है? /wp-admin ऐसे ही ओपन होता है ना। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट होता है कई वेबसाइट का /डैशबोर्ड के नाम से होता है, कईयों का स्टेजिंग के नाम से होता है, कईयों का जो है ना वो /admin पेज के नाम से होता है। ठीक है,
अच्छा, जब आपके वो पेजेस भी लाइव हैं तो गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को क्रॉल करेगा। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट के उन एडमिन पेजेस को भी क्रॉल कर ले। ठीक है, आपकी वेबसाइट के उन एडमिन पेजेस को, जो कि आपके बैक एंड के ऊपर जो पेजेस होते हैं, ये डैशबोर्ड वाले पेजेस, इन पेजेस को भी गूगल क्रॉल कर ले। लेकिन हम नहीं चाहते कि गूगल हमारी वेबसाइट के इन पेजेस को क्रॉल करे, इंडेक्स करे। भाई हमने क्यों इंडेक्स करवाना है इनको? ठीक है, या हमारी वेबसाइट के कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल पेजेस हो सकते हैं, प्राइवेट पेजेस हो सकते हैं, जिनको हम लोग इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। तो उस तरह के पेजेस को, उनकी क्रॉलिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि गूगल उन पेजेस को क्रॉल ही ना करे, हम लोग उस काम के लिए इस फाइल को यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है robots.txt। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? robots.txt। अच्छा जी, robots.txt जो सी है ना, इसका ये जो कोडिंग है, ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कोडिंग है इसका मतलब क्या है। कोडिंग का मतलब क्या है, ये देखिए जी, Daraz.pk की robots.txt फाइल है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यूज़र एजेंट कॉलन स्टैटिक। इसका क्या मतलब है? ये आपकी जो एक टेक्निकल टर्म्स हैं HTML लैंग्वेज, उसके अंदर ये ख़ास टर्मिनोलॉजी है किसी को मुखातिब करने के लिए। लाइक आप उर्दू के अंदर कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, इंग्लिश में कहते हैं हेलो हाय व्हाट्सएवर। ठीक है, आप किसी बंदे को एक्सक्यूज़ मी कह के आप उसको मुखातिब करते हैं। सो दिस इज़ अ सर्टेन सिंटैक्स टू एड्रेस सर्च इंजन क्रॉलर्स कि यार हम सर्च इंजन क्रॉलर्स को मुखातिब कर रहे हैं। ठीक है, उनको कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग इस यूज़र एजेंट को यूज़ करते हैं कॉलन स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक स्टैंड फॉर ऑल, जनरल। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को आपने जनरलाइज करना है तो आप स्टैटिक वहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ नहीं यार, मेरी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ गूगल बॉट के लिए हो या बिंग बॉट के लिए हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र एजेंट कॉलन गूगल बॉट, या जनाब मैं यहाँ पे लिख दूँगा अगर मेरी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन सिर्फ बिंग के क्रॉलर के लिए है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जी बिंग बॉट। ठीक है जी, कोई भी आपका जो इसी तरह याहू का कोई बॉट है या उसका कोई क्रॉलर है तो हम उसके लिए जो भी उसका नेम होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन जनरली ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये तमाम सर्च इंजन के लिए होती है। तो अब यहाँ पर दराज गूगल को यानी कि क्या कह रहा है सर्च इंजन क्रॉलर्स को, यूज़र एजेंट स्टैटिक कि जी ये मैसेज तमाम क्रॉलर्स के लिए है, डिसअलाउ कॉलन चेकआउट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जी आप लोग मेरी तमाम की तमाम वेबसाइट को क्रॉल करें, बट यू आर नॉट अलाउड, यू आर डिसअलाउड टू क्रॉल एंड इंडेक्स। कौन सा पेज जी? चेकआउट वाला। चेकआउट पेज कौन सा होता है? जिसमें हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपने किसी प्रोडक्ट का ऐड टू बास्केट पे किया, फिर आप आगे जाते हैं, चेकआउट का पेज होता है, यहाँ पे यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है, अपना नाम, अपने घर का एड्रेस, अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, अपने घर का फ़ोन नंबर वगैरह। अब वो यार एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको तो नहीं ना हम चाहते कि यार उसको गूगल जो है क्रॉल करे और अपने पास इंडेक्स करे। तो उस तरह के पेजेस को हम लोग जाके कर देते हैं। इसी तरह स्लैश कस्टमर कोई ऐसा होगा, कोई ये मुझे लगता है कोई लॉगिन पेज होगा जहाँ पे जाके लोग लॉगिन करते हैं। अब वो पेजेस को इंडेक्स नहीं हमने करवाना, क्योंकि हमने वहाँ से कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक थोड़ी लेके आनी है। ठीक है, बल्कि वो हमारी वेबसाइट के सर्टन प्राइवेट पेजेस हैं। ठीक है, जिन पर हम लोग नहीं चाहते सिर्फ जो स्पेसिफिक जो मोस्ट कंसर्न पर्सन है बस वही आए तो ठीक है। इसी तरह स्लैश कार्ड, ऐड टू कार्ड, आप जब भी जाते हैं सबसे पहले ऐड टू कार्ड करते हैं। ऐड टू कार्ड में आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर आप चेकआउट पेज के ऊपर चले जाते हैं, फिर चेकआउट पेज के ऊपर बाकी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, फिर आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप चेकआउट थैंक यू पेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये इंडेक्स डॉट ऐसे, इसी तरह कुछ स्पेसिफिक पेज हैं, जो भी पेज जिनको आप इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, ठीक है, आप उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और जी आपकी वेबसाइट के ऊपर robots.txt ऐड हो जाएगा, तो आपकी वेबसाइट के पेजेस को गूगल क्रॉल और इंडेक्स नहीं करेगा। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज के सर ये robots.txt को हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे ऐड करते हैं? तो जनाब हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है, उसमें robots.txt को ऐड करना बहुत ही ईजी है, इंतहाई आसान है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जनाब योस्ट SEO का प्लगइन मौजूद है। ठीक है जी, ये जो योस्ट SEO का प्लगइन है ना, ये आपका ऑल इन वन सोल्यूशन है, ये ऑलराउंडर है, ये आपके बहुत सारी SEO की टेंशन्स को, मसाइल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अच्छा जी आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर आपने जाना है कहाँ पे, डैशबोर्ड में, नहीं जस्ट अ मिनट, आप लोगों ने यहाँ पे जाना टूल्स में। आप यहाँ पे गए टूल्स में, और टूल्स में आप लोगों को यहाँ पर एक बटन बना हुआ नज़र आएगा फाइल एडिटर के नाम से।
आपने जनाब इसको क्लिक करना है। जब आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको .htxs फाइल नज़र आएगी, जिसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये रीडायरेक्ट्स के लिए होती है, इसके साथ आपने कोई पंगा नहीं करना। उसके ऊपर होगा एक बटन क्रिएट robust.txt फाइल, ठीक है जी, इसको आपने क्लिक करना है। ये आप लोग क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया, ये इतना लंबा चौड़ा क्या जनरेट हो गया, क्या? ये तो डराने वाली बात है। नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही इसने कुछ किया पंगा, तो वैसे ऐसा होता ही नहीं है। हाँ ये देखें, वो पता नहीं यार कहाँ पे ले गया था ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसने यूज़र एजेंट कॉलन स्टैटिक किया, डिसअलाउ कर दिया स्लैश कौन सा पोर्शन, wp-admin, ठीक है जी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो wp-admin वाला जो पोर्शन है उसको गूगल क्रॉल ना करे, ठीक है जी। तो उसको robust.txt को भी पता है कि यार ये तो हर वेबसाइट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपने कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक होता है एडमिन एजेक्स वाला एक पोर्शन, जिसको हम चाहते हैं कि यार गूगल क्रॉल कर ले, उसको हम लोग डिसअलाउ नहीं करते, तो उसको हमने अलाउ कर दिया कि जी ये सारे पोर्शन को आपने क्रॉल नहीं करना। हाँ उसमें एक स्पेसिफिक पोर्शन है, उसको आप क्रॉल कर लो, डेट्स ओके विद अस। इसके अलावा आप फर्दर किसी पेज को डिसअलाउ करना चाहते हैं, ठीक है जी, लाइक कोई ख़ास स्पेसिफिक पोर्शन है। मेरी वेबसाइट है जी वो 2 लैंग्वेजेस में बनी हुई है, एक तो वैसे बनी हुई है, इसी तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर बिल फर्स्ट ऐसे पेजेस भी हैं जो कि मैंने लोकल लैंग्वेजेस में अपडेट किए हुए हैं, उर्दू के पेजेस, ठीक है जी। और जितने भी उर्दू के पेजेस हैं उनमें स्लैश में एक कॉमन एक जो सिंटैक्स आ रहा है वो आ रहा है स्लैश उर्दू। तो मैं चाहता हूँ कि यार गूगल मेरी वेबसाइट के जो उर्दू के जो पेजेस हैं उनको क्रॉल ना करे, सिर्फ इंग्लिश के पेजेस को करे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे करूँगा डिसअलाउ कॉलन स्लैश उर्दू, ये देखिए जी इतना मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने इसको सेव चेंजेस टू robust.txt मैंने कर दिया, दैट्स इट। ये मैं कर दूंगा और बड़ी ही आसानी से robust.txt मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं ना कोई। अच्छा जी, अभी नमाज हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह आते हैं और बाकी कुछ चीज़ें जो से ना उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है जी। अरे यार नमाज के लिए आप ठीक हैं? नहीं हाँ? मैं कैफेटेरिया जाता हूँ। मैगी। मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं सो रहा हूँ। Bro, I'm leaving. नहीं यार ठीक, I'm leaving my bag. यार नमाज शॉर्ट्स में नहीं पढ़ सकता, नमाज शॉर्ट्स में नहीं पढ़ सकता, नॉट अलाउड। यस अलाउड, है ना, नॉट कूल मैन। तो फिर कब जाने का प्रोग्राम है? Hopefully, ये इसी अगस्त में, coming अगस्त, सितंबर अगस्त। तो अरेंजमेंट हो गई? हाँ अभी वेट करो मैं एक्सेप्टेंस अच्छा, एक तरह से आगे बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं यूके से आएगी अच्छा। बहुत ज़्यादा महंगा है। एडमिशन या Visa? फी प्लस लिविंग कॉस्ट्स। अच्छा, 1 ईयर का प्रोग्राम। आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं सर? हाँ पढ़ने। ओह अच्छा अच्छा, फिर ये प्रोग्राम वैसे ही नहीं चलेगा। कौन सा प्रोग्राम? ये इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का अच्छा, वो प्रोफेशनल्स के लिए करते हैं, प्रोफेशनल्स काम के लिए जो एमिग्रेट करने जा रहे हैं, अच्छा अच्छा। नॉट फॉर स्टूडेंट्स। या फिर इन्वेस्टर्स, द मनी पीपल, नॉट द येट टू मेक मनी पीपल। अच्छा, अगस्त में यूके से कहाँ से आया? यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। अच्छा, अच्छी जगह है राइट, बट एक्सपेंसिव।
ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इसको क्या कैटेगराइज करेंगे? XML, robots, Yoast, उसको ये क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर है, और सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं है, एक कोड है, दो जो है वो कोड है, साइट। लेकिन इनके मैप, बारे में सब। कोई इनको एक लफ्ज़ से डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी कैटेगरी में? समझ नहीं आ रहा नहीं, I नहीं would ना? say, ये तो प्लगइन है ना जो हाँ। योस्ट सी है वो तो प्लगइन है, अच्छा वो सॉफ्टवेयर है बेसिकली। और robots.txt एंड साइट एंड मैप, साइट मैप XML है, वो कोड है, तो फिर यही कोड्स हैं, उनका खास तो function यो है। योस्ट आपको ये SEO में हेल्प करता है, वेबसाइट पे जब आप SEO करते हैं ना, उसके लिए ये प्लगइन यूज़फुल है। अच्छा सर ने कल yesterday में बताया था, उस पर मैंने दिखाया था कि कीवर्ड्स को ना हमने वेबसाइट पे प्लेस करना होता है टू मेक द साइट अपीयर विद अ हायर रैंक इन द सर्च। अच्छा जैसे किस जैसे कहाँ पे हाँ, कहाँ पे? ये वेबसाइट तो ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। जी ओके, नहीं WordPress नहीं। ये वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो फिर ये वर्डप्रेस से बनी हुई है। कौन? मैंने इस सर्विस से ये वेबसाइट बनाई है। इसका वर्डप्रेस। ये इससे बनी है तो ये वर्डप्रेस नहीं है राइट? तो अगर वर्डप्रेस से बनाना है तो फिर इससे बनेगा। यस, बेसिकली हमने किया ही है, पहले हमने कीवर्ड रिसर्च किया, हमें डिटरमिन किया कौन से कीवर्ड्स हैं हाँ, जो गूगल सर्च 5, में 6 हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हाँ वो समझ आ गया। ठीक है, वो हमने निकाल लिए कीवर्ड्स, फिर हम चाह के हम उन कीवर्ड्स को ना अपनी वेबसाइट में हम इंक्लूड करें ताकि हमारी हाँ। वेबसाइट जब भी वो कीवर्ड सर्च हो ना तो वो हाईएस्ट से हाई रैंक ठीक है। सर्च रिजल्ट्स में। तो वो फिर कीवर्ड्स को प्लेस करना होता है इधर उधर हाँ, वो का website में। तो वो कहीं पे भी say it's important where you go। हाँ मसला तो जैसे ये excellence is not an accomplishment। ये अगर for instance keyword है हाँ, कीवर्ड अगर है तो गुड। नहीं for instance अगर excellence is not an accomplishment ये हमारा keyword है ठीक तो ये एक वो फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पे लगाऊँ या यहाँ पे लगाऊँ। वो और तो नहीं पता। सर ने कहा था कि ना
मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग्स में, कंटेंट में और इमेज और टैग्स, ये 5 जगह इधर हमने डालना होता अच्छा, इसका मतलब मुझे सही काम बैठ Very good. रिव्यू करना पड़ेगा। है। हाँ, मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं, मुझे कैसे पता है क्या है मेटा टाइटल है, हाँ, description है। नहीं ठीक है, बस वो जवाब मिल गया मुझे कि उस कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप चूज करें कि कहाँ पर कीवर्ड लगाएं। कैसे लगेगा? नहीं वो फ्री है, मैं उनको बना के दूँ। Professional investor recommendations, yes. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, बाकी का जो सेशन है यार उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया 2 चीज़ों के बारे में, sitemap.xml और robots.txt के बारे में। अच्छा यार, एक और चीज़ होती है, robots.txt तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है मेटा रोबोट्स। मेटा रोबोट्स क्या चीज़ होती है? बहुत सारे लोग जो उनसे है ना, वो robots.txt को और मेटा रोबोट्स को आपस में कंफ्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, robots.txt को मेटा रोबोट्स को आपस में कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जबकि robots.txt और मेटा रोबोट्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेटा रोबोट्स आपकी बेसिकली HTML टैग्स होते हैं। robots.txt आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है बेसिकली। ठीक है, robots.txt आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है, जबकि मेटा रोबोट्स आपके HTML टैग्स होते हैं। अच्छा जी, वो टैग्स होते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेटा रोबोट्स टैग्स जो उनसे होते हैं वो जनाब, अगर आप लोगों ने देखने हैं तो मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। मैं गया जी Graphs.pk के ऊपर, और जनाब यहाँ पर मैंने Ctrl+U प्रेस किया। मैं HTML सोर्स कोड में जा रहा हूँ। नेट स्लो है। अच्छा जी, यहाँ पे जाके मैं सर्च कर रहा हूँ Ctrl+F करके रोबोट्स मैंने किया है, और मुझे यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। कोई मसला नहीं, मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ जी Myntra.com पे। Myntra.com पे मैं चला गया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे किया Ctrl+U, और यहाँ पे जाके मैं Ctrl+F करके सर्च करता हूँ रोबोट्स। ठीक है जी, रोबोट्स मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, मेटा नेम इज़ इक्वल टू रोबोट्स, कंटेंट आगे नो ODB। नो ODB को आप रिजेक्ट कर दें। मैं आपको कोई दूसरी कैटेगरी दिखाता हूँ। कौन सी कैटेगरी? जस्ट अ मिनट, कोई एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, किड्स की कैटेगरी में चले गए, और इसके बाद यहाँ पे मैं एथनिक वेयर पे मैं चला जाता हूँ। रोबोट्स, मैं यार यहाँ पे जाके ना कुछ फ़िल्टर्स लगा रहा हूँ। अच्छा जी, जब जैसे मैंने ये फ़िल्टर्स लगाए ना, तो ये आप लोगों को पहले आपको यूआरएल सिर्फ इतना नज़र आ रहा होगा। मैंने जब फ़िल्टर्स लगाए हैं तो ये इतने आगे आप लोगों को कुछ अजीबोगरीब वियर्ड से करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं यूआरएल के अंदर। लंबा चौड़ा यूआरएल हो गया ना, यूआरएल लंबा हो गया। इसको टेक्निकल टर्म में कहा जाता है क्यूरी स्ट्रिंग। क्या कहा जाता है जी? डायनामिक क्यूरी स्ट्रिंग। और इस तरह का कोई भी जो यूआरएल होता है जिसमें डायनामिक क्यूरी स्ट्रिंग्स आ रही हों, उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक यूआरएल। ठीक है, आपका कोई भी पेज जो कि सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, दैट इज़ योर स्टैटिक यूआरएल। ठीक है, ये आपका स्टैटिक यूआरएल है जो कि पूरे के पूरे एक पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा, जब आपने कोई क्यूरी स्ट्रिंग्स डाली, कुछ एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स वगैरह आपने इसके अंदर ऐड किए, देखिए जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ उसमें कुछ क्यूरी स्ट्रिंग्स ऐड होती चली जा रही है। मैं यहाँ से जनाब कलर्स भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैंने जनाब कोई कलर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा जी, कलर्स भी आ गए। अच्छा जी, फिर मैं आगे क्या करता हूँ, मैं आगे डिस्काउंट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यार डिस्काउंट इसके ऊपर कितना है? डिस्काउंट है जी 20% एंड अबव। अब ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी है क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हो गई है। इस तरह का जो यूआरएल है इसको कहा जाता है डायनामिक यूआरएल। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जाते हैं सोर्स कोड के अंदर, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ रोबोट्स। यार फिर वही बात, रोबोट्स यहाँ पर ही नजर है। कोई एग्जांपल आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। कौन सी एग्जांपल होगी? अच्छा जी, मैं यहाँ पे चला गया, मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई एग्जांपल मिलनी चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली यार कोई एग्जांपल नहीं मेरी वो एक्चुअली मुझे मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, अब ये देखें मैं यहाँ पे मैं आया ना इस पेज के ऊपर, मैं इसके पीछे बैक एंड पे चला जाता हूँ, ठीक है जी। नो इंडेक्स कहाँ पे मुझे मिलेगा? मे भी शायद यहाँ पर मुझे मिल जाए। मैं फिल्टर से लगा के देखता हूँ। यस, ये देखिए, ये जनाब यहाँ पर आप लोगों को ये इस पेज का टाइटल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये इस पेज का डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, और इसी के साथ नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये एक टैग बना हुआ नज़र आ रहा है। वो टैग क्या है जी? मेटा नेम इज़ इक्वल टू रोबोट्स, कंटेंट इज़ इक्वल टू नो इंडेक्स नो फॉलो, ठीक है जी। दिस इज़ अ रोबोट्स मेटा रोबोट्स टैग। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसको यार मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, मेटा रोबोट्स टैग को। अच्छा, इसमें कंटेंट में आ रहा है नो इंडेक्स नो फॉलो। ये आपके 4 कम्बिनेशन होते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कम्बिनेशन होता है ना, वो होता है जी इंडेक्स फॉलो, ठीक है। फिर होता है नो इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्स फॉलो, ठीक है जी। फिर होता है इंडेक्स नो फॉलो, जो एक पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है, और दूसरा होता है नो इंडेक्स नो फॉलो, ठीक है जी। ये 4 तरह के कम्बिनेशन हो सकती हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार जब गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करेगा तो डेफिनेटली वो आपकी ये HTML सोर्स कोड को आके रीड करता है। जब उसको यहाँ पर ये मेटा नेम रोबोट्स का टैग मिलेगा और उसको वहाँ पर मैसेज मिलता है मेटा रोबोट्स इज इक्वल टू इंडेक्स फॉलो, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सर्च इंजन्स को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि भाई हमारे इस पेज को इंडेक्स भी करो और क्या करो, फॉलो भी करो। फॉलो का मतलब है क्रॉल भी करो, ठीक है। यू कैन इंडेक्स दिस पेज, यू कैन फॉलो दिस पेज, ये अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, देर आर सम पेजेस इनको चाहते हैं कि हम लोग इंडेक्स गूगल ना करें, उनको क्रॉल ना करें। कौन से पेजेस हो सकते हैं? आपकी वेबसाइट के एडमिन पेजेस, सर्च पेजेस, डायनामिक पेजेस, और कौन से आपके होंगे सर्च पेजेस हो गए, ये जो फिल्टर्ड पेजेस होते हैं, ठीक है, चेकआउट टाइप पेजेस, जिनको हम लोग चाहते हैं कि यार गूगल इंडेक्स ना करे, तो उसके लिए हम लोग ये नो इंडेक्स नो फॉलो का टैग यूज़ करते हैं। नो इंडेक्स नो फॉलो का मतलब ये है कि गूगल ना तो इस पेज को इंडेक्स करना है ना इसको क्रॉल करना है, तो वो जैसे इस कोड को रीड करेगा और वो यहाँ पर देखेगा नो फॉलो का टैग लगा हुआ है, तो वो इधर से वापस मुड़ जाएगा, वो उस पेज को क्रॉल ही नहीं करेगा। उसने ये मेटा रोबोट्स नो इंडेक्स नो फॉलो देखा, उधर से वापस उसने बाकी आपके जो पेज सोर्स है उसको उसने रीड ही नहीं करना, ठीक है जी। इसी तरह इंडेक्स नो फॉलो कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, सो ये वाला जोन सा है ना, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। इंडेक्स नो फॉलो, इंडेक्स नो फॉलो, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये कहीं पर भी यूज़ नहीं होता, इसको यूज़ करना सेंस नहीं बनता। नो इंडेक्स नो फॉलो और नो इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्सेशन के केस में ज़्यादातर यूज़ होता है। नो इंडेक्स फॉलो का मतलब ये है कि हम लोग गूगल को कह रहे हैं कि भाई इस पेज को इंडेक्स कर लो लेकिन इसको क्रॉल ना करो, नहीं इंडेक्स ना करो, इसको क्रॉल कर लो, रीड कर लो, लेकिन इसको अपने पास इंडेक्स नहीं करना, डेटाबेस में सेव नहीं करना। नो इंडेक्स नो फॉलो का मतलब ये है कि ना तो इस पेज को इंडेक्स करो ना ही इसको क्रॉल करो। टेक्निकली स्पीकिंग दोनों में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे वेबसाइट्स के ऊपर कि नो इंडेक्स फॉलो का भी टैग लगा होता है, नो इंडेक्स नो फॉलो का भी टैग लगा होता है, ठीक है। ज़्यादा जो चीज़ यूज़ हो रही है, हम जो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं वो इंडेक्स फॉलो, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज के ऊपर होता ही है, जिस पेज को हमने गूगल में इंडेक्स करवाना है, रैंक करवाना है। नो इंडेक्स फॉलो उन खास स्पेसिफिक पेजेस के लिए जिनके ऊपर हम लोग इंडेक्स नहीं करवाना चाहते गूगल के अंदर, उसके ऊपर हम लोग ये वाला टैग इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यार कुछ वेबसाइट्स की आप लोग HTML सोर्स कोड में जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों को मेटा रोबोट्स का टैग नज़र ही नहीं आएगा, मौजूद ही नहीं होगा। उस केस में गूगल क्या करेगा? क्या सारा कुछ पड़ेगा।
अगर आपके पेज के ऊपर गूगल आता है और वहाँ पर उसको मेटा रोबोट्स का टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता, मिलता ही नहीं है उसको, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग ये है कि गूगल आपके उस पेज को क्रॉल भी करेगा, इंडेक्स भी करेगा और फॉलो भी करेगा, ठीक है। सो नो इंडेक्स फॉलो का जो टैग है, इसका होना ना होना इतना कोई मायने नहीं रखता। ओनली थिंग इसका इम्पोर्टेंस उस वक्त होगी जब आप किसी खास पेज को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, फिर यू नीड टू स्पेसिफाई इन दैट पर्टिकुलर पेज के जी इस पेज को ना इंडेक्स करो ना ही फॉलो करो। उसके लिए हम लोग मेटा रोबोट्स नो इंडेक्स नो फॉलो का जो टैग है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अंडरस्टैंडेबल है ये, कोई इसके अंदर कन्फ्यूजन? अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यार इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे ऐड करेंगे। तो यार प्रैक्टिकली ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट का जो डैशबोर्ड का सेक्शन है, जहाँ पर ये SEO वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे। मेरी वेबसाइट का बिलफर्स्ट ये पेज है, बिलफर्स्ट कोई भी पेज है, मैं इसको उठा लेता हूँ। अच्छा जी, इसके में जनाब बैकएंड पे चला गया। अब ये होता है इंडिविजुअल पेज के लिए। robots.txt में और मेटा रोबोट्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जनाब robots.txt आपकी एक फ़ाइल होती है, जबकि मेटा रोबोट्स HTML टैग होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मेटा रोबोट्स में robots.txt में आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेज को यानी कि क्रॉलिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बल्कि आप पूरे सेक्शन को कर देते हैं। लाइक आप किसी खास पर्टिकुलर चेकआउट पेज को, जितने भी पेजेस हैं चेकआउट वाले, वो सारे के सारे आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। इसी तरह उर्दू वाले या कोई भी खास सेक्शन है, किसी खास कैटेगरी को आपने डिसअलाउ करना है, आप उस कैटेगरी के अंदर जो कॉमन जो सिंटेक्स है उसको आप अपने URL के अंदर ऐड करके डिसअलाउ कर देंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। मेटा रोबोट्स इज़ फॉर इंडिविजुअल पेज। अच्छा जी, एक और डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि इवन इफ़ कि आपने robots.txt को ऐड कर लिया ना, फिर भी somehow or the other it's possible कि गूगल आपके उस पेज को आके क्रॉल और इंडेक्स कर ले, इट्स पॉसिबल स्टिल। लेकिन अगर आपने किसी पेज के ऊपर नो इंडेक्स और नो फॉलो कर लिया तो ये 100% श्योर है कि गूगल उस पेज को कभी भी इंडेक्स क्रॉल नहीं करेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि गूगल आपके इस पेज को इंडेक्स ना करे, मेटा रोबोट्स इज मोर इफेक्टिव दैन robots.txt। अच्छा जी, बट इट इम्प्लाइज ऑन इंडिविजुअल पेजेस, ठीक है जी। नींद तो नहीं आ रही किसी को? अच्छा जी, अब जनाब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा यार नीचे आए और यहाँ पे ये देखिए, ये आप लोगों को योस्ट SEO का पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। स्निपेट प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये गेयर साइन बना हुआ नज़र आ रहा है एडवांस्ड का, ठीक है। इसको आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, अलाउ सर्च इंजन्स टू शो दिस पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, कि क्या आप इस पेज को अलाउ करते हैं कि ये पेज आपका सर्च रिजल्ट्स में नज़र आए। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप जाएंगे आपको हमेशा ये ऑप्शन येस की नज़र आएगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये येस की ऑप्शन नज़र आएगी। और फिर क्या है, शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, क्या सर्च इंजन इस पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं क्या उनको वो फॉलो करे, क्रॉल करे, ठीक है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू इंडेक्स एंड नो इंडेक्स एंड दिस इज़ रिलेटेड टू फॉलो एंड नो फॉलो। तो मैं जनाब यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके यस को कर देता हूँ नो। यहाँ से मैंने नो कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया जी नो, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे दोनों को नो किया और अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं जनाब इसको करूँ अपडेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, ये देखिए जी, अब आपका ये पेज आ गया। इसको एक दो दफ़ा मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ सो डैट उसकी जितनी भी कैशे है पुरानी वो रिमूव हो जाए। अच्छा जी, अब जाते हैं इसके कंट्रोल व्यू में, HTML सोर्स कोड में, और जाके देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा टैग लगा हुआ है। तो मैं जनाब यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके सर्च किया कंट्रोल F और मैंने यहाँ पे सर्च किया रोबोट्स। जी, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है जी, मेटा नेम रोबोट इज इक्वल टू कंटेंट क्या आ रहा है, नो इंडेक्स नो फॉलो। ये नो इंडेक्स नो फॉलो कैसे आया है, क्यों आया है, किस तरीके से आया है? कि वो जो आपने उसको
वहाँ से जाके जो येस को जो नो किया था वहाँ से नो फॉलो किया था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। एनी कन्फ्यूजन, कोई मसला, कोई परेशानी इसके अंदर? इसका इस्तेमाल क्या होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई इसमें मसला तो नहीं है? अच्छा जी। सो किसी पर्टिकुलर पेज को अगर आपने नो इंडेक्स नो फॉलो कराना है तो इसके लिए आप लोग ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब तो एक तो मैं जाके इसको जौन सा ना मैं सेटिंग को चेंज कर देता हूँ बिकॉज अच्छा जी, ये मैंने यहाँ से जाके ये किया, इसको मैंने दोबारा इंडेक्स और इसको मैंने दोबारा फॉलो करवा दिया। अब मैं जाके वहाँ पर देखूँगा तो इंडेक्स फॉलो हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गए जी आपके मेटा रोबोट्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्लियर सो फॉर? अच्छा जी, अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है जी कैनोनिकल टैग। ये आपका कैनोनिकल टैग क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय कैनोनिकल? कैनोनिकल का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया? बहुत important. Yes. जो आप किसी चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हो, यार गूगल में सर्च करके देखें, मुझे बता दें होता क्या है। कैनन तो तोप को कहते हैं जी। नुमान आप बताएं। Sir, I don't know honestly. कोई मसला नहीं। आप ज़्यादातर जो कंटेंट लिखते हैं वो नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए लिखते होंगे, नॉन नेटिव इंग्लिश यूजर्स के लिए, या गोरों के लिए भी लिखते हैं? नहीं, गोरों के लिए लिखता हूँ। अमेरिकन मार्केट, कनेडियन मार्केट, यूके वो मार्केट। तो यार काफ़ी फिर मुश्किल होता है उनके लिए UK एक अच्छा मुश्किल है। कंटेंट लिखना। यूके मुश्किल है। मुस्तनद, ठीक है, समथिंग विच इज़ ऑथराइज्ड, समथिंग विच इज़ ओरिजिनल, समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक, ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश के अंदर कहते हैं जी कैनोनिकल। ये जनाब कैनोनिकल टैग हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हैं। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका एक सीधा साधा सा इसका एक यूज़ होता है, वो ये है कि यार मैं गया अपनी वेबसाइट के ऊपर, मेरी कोई भी वेबसाइट है, लाइक ये जिस तरीके से ये है जी, इस तरीके से ये वेबसाइट थी, ठीक है जी। अब यार मेरी वेबसाइट का जो एक्चुअल जो पेज है ना वो है जी इतना, ठीक है, ये मेरे इस पेज का स्टैटिक यूआरएल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स होते हैं ना जिनके यहाँ पर जो फ़िल्टर्स की जो ऑप्शन होती है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है फ़िल्टर्ड नेविगेशन या फेसेटेड नेविगेशन, ठीक है। जिन वेबसाइट्स में ये फैसिलिटीज़ है, ये ज़्यादातर ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं या रियल एस्टेट लिस्टिंग की साइट्स होती हैं या जिस तरह क्लासीफाइड साइट्स होती हैं, बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर ये फ़िल्टर्स की ऑप्शन होती है। जब आप इसमें यार फ़िल्टर्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं ना, तो होता ये है कि लाइक मैंने यहाँ से डिफरेंट फ़िल्टर लगा दिए, मैंने जनाब ये प्राइस रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा जी, मैंने यहाँ से जो सा है ना ये कैटेगरीज कुछ सिलेक्ट कर ली। अब ये देखें, ये आगे इतनी लंबी चौड़ी एक क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट होती चली जा रही है, ठीक है जी, ये एक क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। अच्छा, इस पेज के ऊपर यार डेली बेसिस के ऊपर इतने लोग आते होंगे और हर बंदा आके अपने अपने फ़िल्टर लगा रहा है। अब डेली के बिलफर्ज इस पेज के ऊपर कोई 10,000 विजिटर आ रहे हैं और हर बंदा 10,000 में से कोई 5-6 हज़ार लोग इसके ऊपर फ़िल्टर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई 5-6 हज़ार डेली के डायनामिक यूआरएल्स जनरेट हो रहे हैं, डायनामिक यूआरएल्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन इस पेज का एक्चुअल यूआरएल कौन सा है, कितना है? static वाला है। जो स्टैटिक वाला है, ठीक है। तो अब गूगल क्रॉलर जो सा है ना यार, वो आपके ये जितने भी डायनामिक क्वेरी स्ट्रिंग्स है ना, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि गूगल इनको क्रॉल करना शुरू कर दे, आपके डायनामिक यूआरएल्स को क्रॉल करना शुरू कर दे। अच्छा, अगर वो आपके ये डायनामिक यूआरएल्स को, डायनामिक क्वेरी स्ट्रिंग्स को अगर वो क्रॉल करे और इंडेक्स कर ले, तो उसका नुकसान क्या होगा? क्या नुकसान हो सकता है? दूसरी चीज़ है वो तो फिर वो काफी आएगी। टाइम लगेगा। आपका पेज एक है, ठीक है, और उसके उसने 500 डायनामिक यूआरएल्स इंडेक्स कर लिए अपने पास। अच्छा, हमें तो पता है कि यार ये पेज एक ही है, गूगल को नहीं पता। गूगल उन 500 पेजेस को डिफरेंट कंसीडर करेगा, और जब डिफरेंट कंसीडर करेगा वो देखेगा यार ये 500 डिफरेंट पेजेस हैं, यूआरएल्स हैं, पांचों यूआरएल्स का कंटेंट सेम है, बिकॉज नीचे कंटेंट आपको सेम नज़र आएगा और मेटा टैग्स सबके सेम है।
तो गूगल कहेगा यार ये तो सारे डुप्लीकेट पेजेस हैं, डुप्लीकेट पेजेस हैं, और डुप्लीकेशन को गूगल लाइक नहीं करता। गूगल चाहता है कि आपके हर पेज के ऊपर यूनिक मेटा टैग्स हो, हर एक पेज के ऊपर यूनिक कंटेंट मौजूद हो, ठीक है। तो आपके जब मल्टीपल यूआरएल, एक ही पेज के मल्टीपल यूआरएल्स को जब गूगल इंडेक्स करेगा तो आपकी इंडेक्सेशन के, क्लीन इंडेक्सेशन के इश्यूज जनरेट होंगे, आपकी क्लीन इंडेक्सिंग नहीं होगी, आपके एक एक पेज के मल्टीपल वर्जन्स गूगल के अंदर इंडेक्स हो रहे होंगे, विच इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, विच इज़ नॉट अ आइडियल सिचुएशन फॉर योर वेबसाइट, फॉर द एसईओ ऑफ योर वेबसाइट। तो हम लोग आइडियली चाहते हैं कि हमारे एक पेज का एक ही यूआरएल गूगल के अंदर इंडेक्स हो, और वो कौन सा यूआरएल हो, Canonical tag. जो हमारा यानी कि जो कि हमारा Static tag. हमारा स्टैटिक यूआरएल, ठीक है। और उसी को हम लोग एज कैनोनिकल यूआरएल गूगल को कन्वे करना चाहते हैं कि भाई गूगल दिस इज द ऑथेंटिक यूआरएल ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा बाकी इसके जितने भी 500 वर्जेस डेली के जनरेट हो रहे हैं, दोज आर नॉट दी यूआरएल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। इसका पर्टिकुलर जो एक्चुअल मुस्तनद जो यूआरएल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो अब हमने गूगल को अगर ये चीज़ कन्वे करनी है तो उसके लिए हम लोग कैनोनिकल टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। कैनोनिकल टैग का मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे गया, अब अल्लाह करे इसके अंदर ये चीज़ नज़र आ जाए, होपफुली होनी तो चाहिए यहाँ पे। कैनोनिकल यहाँ पे जनाब में गया, कंट्रोल F किया, कैनोनिकल मैंने सर्च किया, ये देखिए जी कैनोनिकल टैग मैंने सर्च किया, और ये देखें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे क्या नज़र आ रहा है, लिंक रेल कैनोनिकल हाइपर रेफरेंस और आगे ये, ठीक है जी। अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दिस कि यार ये जो फिल्टर यूआरएल्स जो आपने लगाए हैं वो तो इतने लंबे हैं, लेकिन कैनोनिकल टैग में कौन सा यूआरएल आ रहा है, मैन एथनिक वेट, यानी कि जो स्टैटिक यूआरएल है सिर्फ उतना हिस्सा नज़र आ रहा है। अब चाहे यहाँ पर 500, 1000, 2000 जितने मजीद डायनामिक यूआरएल्स जनरेट हो, आप हर पेज के जब भी बैकएंड में जाएंगे तो कैनोनिकल यूआरएल आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग गूगल को ये चीज़ कन्वे कर रहे हैं कि भाई गूगल ये वाला जो यूआरएल है ये बेशक आपको इतना लंबा नज़र आ रहा है, लेकिन इस सारे को इंडेक्स नहीं करना, क्योंकि इसका जो एक्चुअल ओरिजिनल ऑथेंटिक वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही है, तो इतने हिस्से को ही इंडेक्स करो। तो वो फिर कहेगा कि आपके वो जो भी पेजेस के जितने भी डायनामिक यूआरएल्स हैं उन सबको इग्नोर कर देगा, और जो एक सिंगल स्टैटिक यूआरएल जो वर्जन है कैनोनिकल वर्जन, उसको एज कैनोनिकल वर्जन इंडेक्स कर लेगा अपने डेटाबेस के अंदर। क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब इसको जनाब हमने वर्डप्रेस में ऐड करना है, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसका जनाब तरीका वर्डप्रेस में ऐड करने का वो इंतहाई आसान है। आपने जनाब किया योस्ट एसईओ प्लगइन अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आपने योस्ट एसईओ प्लगइन को अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड किया तो योस्ट एसईओ प्लगइन लाइक यही है, इसी पोस्ट को मैं ले लेता हूँ, मैं इसके जनाब बैकएंड में जाता हूँ। मैं इसी के एडिट पोस्ट में गया, यहाँ पर जनाब मैं आया थोड़ा नीचे, ये देखिए जी, और यहाँ पर जो एडवांस वाला सेक्शन है मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर येस और नो की जो ऑप्शन नज़र आ रही थी मेटा रोबोट्स की, इससे जब मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगी कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है जी, कैनोनिकल यूआरएल नज़र आएगी, बट यहाँ पर ये वाला जो फील्ड है ये ब्लैंक है, और जब भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाली फील्ड ब्लैंक नज़र आएगी। ब्लैंक क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, एनी आइडिया जी? अभी ये लिखा है, किया नहीं होगा इसका। नहीं, ये वजह नहीं है। Okay, leave empty to default to permalink. यस, ठीक है। तो जो गूगल जो योस्ट एसईओ जो प्लगइन है ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन है, ठीक है। ये आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, बगैर आपको उसको उसकी सेटिंग को छेड़े। तो योस्ट एसईओ में बाय डिफ़ॉल्ट जनाब ये सेटिंग हुई होती है कि आपका जो भी पेज है, जो भी पेज आप बनाएंगे, उस पेज का जो भी स्टैटिक वर्जन होगा, स्टैटिक यूआरएल वर्जन जो यूआरएल होगा, उसको वो ऑटोमेटिकली एज कैनोनिकल यूआरएल अपने पास इंडेक्स करके गूगल को कन्वे कर देगा, ठीक है। तो अब आप इस पेज के ऊपर जाएं, ठीक है, ये तो खैर एक ब्लॉग पोस्ट है,
आप यहाँ पर चले जाएं, आप यहाँ पर जाके जनाब कोई भी जौन सा है ना वो जिस तरह सर्चेस आप करें, आप यहाँ पे कोई फ़िल्टर शिल्टर लगा लें, कुछ भी आप करें, डजेंट मैटर जनाब, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज़ अब ये वाला जो पेज है ना, अगर मैं इस पेज के जस्ट अ मिनट, अब मैं इस पेज को जौन सा है ना वो इसके HTML सोर्स कोड में जाता हूँ, और HTML सोर्स कोड में जाके मैं, यार अभी भी नो इंडेक्स नो फॉलो आ रहा है। सर आपने वो अपडेट नहीं किया था। अपडेट नहीं किया था मैंने, जस्ट अ मिनट। मेटा रोबोट्स कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, अब ये एक चीज़ है, robots.txt अभी आपको यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। रीज़न क्या है उसकी? क्या रीज़न है? अभी वो क्रॉलर नहीं आया। नहीं, देखे ना, पहले मैंने जब नो इंडेक्स नो फॉलो किया था तो मेटा रोबोट्स वहाँ पर आ गया था। अब मैंने इंडेक्स फॉलो किया तो यहाँ पर मेटा रोबोट्स नज़र ही नहीं आ रहा आपको। एक ही बात क्या मतलब? यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल इंडेक्स फॉलो को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च इंजन यही समझेगा, बाकी सर्च इंजन यही समझेगा कि यार इस पेज को इंडेक्स फॉलो करना है। तो इंडेक्स फॉलो ऐसा जितना ज़रूरी नहीं है, आप ऐड कर लें, मैं इट्स गुड। अगर नहीं ऐड करते कोई मसला नहीं, क्योंकि क्रॉलर्स तो फिर भी करोगे। हाँ, अगर आपने नो इंडेक्स नो फॉलो कराना है फिर वो लाजमी यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कैनोनिकल, ये देखिए जी, ये कैनोनिकल आ गया, और इसने इसने खुद से ही आपके इस पेज को कैनोनिकल टैग लिंक रेलिजिकल टू कैनोनिकल हाइपर रेफरेंस, और आगे आपकी वेबसाइट का जो स्टैटिक यूआरएल है वो आ रहा है। ये पहले नहीं आ रहा था। जब आप अपनी वेबसाइट में योस्ट एसईओ प्लगइन को अगर आपने ऐड नहीं किया तो आपके यहाँ पर कैनोनिकल टैग नहीं होगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट एसईओ प्लगइन को ऐड किया और उसने ऑटोमेटिकली कैनोनिकल टैग को ऐड कर दिया। अच्छा, अगर कोई ऐसा केस है कि आपकी वेबसाइट के दो यूआरएल्स है, एक उसका मोबाइल वर्जन है और कोई डेस्कटॉप वर्जन है, ठीक है, या उसकी कोई आपको ओरिजिनल पोस्ट है, अगर आप उसको चाहते हैं कि यार गूगल उसको क्रॉल करे, तो फिर आप क्या करेंगे, वो इसके जनाब बैकएंड में जाएंगे और जहाँ पर वो जो फील्ड थी ना जो ब्लैंक थी, उसके ऊपर जिसको आप एज कैनोनिकल यूआरएल ट्रीट करवाना चाहते हैं वो यूआरएल आपने वहाँ पे डाल देना, तो फिर गूगल उसी को इंडेक्स करेगा, उसी को क्रॉल करेगा। होता ये है बाज़ दफ़ा कि कोई भी एक पेज होता है उसके दो वर्जन होते हैं कुछ वेबसाइट्स में, एक डेस्कटॉप वर्जन होता है, एक मोबाइल वर्जन होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट का जो डेस्कटॉप वर्जन है उसको इंडेक्स करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैनोनिकल यूआरएल में जाके मोबाइल वर्जन के उसमें डेस्कटॉप वर्जन जो भी उसका यूआरएल होगा उसको कैनोनिकल टैग के तौर पे हम लोग ऐड कर देंगे, तो गूगल फिर उसी को अपने पास इंडेक्स करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा जनाब मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को क्या कुछ बता दिया? मैंने आप लोगों को बताया sitemap.exe है, robots.txt, मेटा रोबोट्स, कैनोनिकल टैग। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर? इसके अलावा यार एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया मार्कअप। सोशल मीडिया मार्कअप टैग्स, ठीक है जी। ये क्या होते हैं? ये ऐसे होता है कि अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर फेसबुक तो खैर ओपन नहीं होगा, बिलफर्ज होगा ये वाला जो पेज है ना, आपने कभी ये चीज़ नोट की हो, बल्कि अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ तो हर किसी को पता ही होगा कि आप कभी भी फेसबुक के ऊपर जाएं और किसी भी वेबसाइट को वहाँ पर न्यूज़ फीड में शेयर करें, तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक उस पेज का जो सा है ना, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो इमेज है, फीचर्ड इमेज, उसको एज थंबनेल वगैरह जो सा है ना वो खुद से ही उठा लेता है। तो आप सिर्फ वो यूआरएल शेयर करते हैं तो उसकी डिटेल जो होती है ना आपको उस पोस्ट के अंदर इनिशियली नज़र आ रही होती है। कभी ये चीज़ नोट किया आपने? यार आप किसी बार कौन होता है? नहीं, आप फेसबुक को ये वो ओपन करें यहाँ पे
आप कभी भी किसी भी लिंक को आप यूट्यूब की किसी वीडियो को शेयर करते हैं, यूआरएल को आप डालते हैं जनाब, वो पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं अपनी न्यूज़ फीड में, तो वो क्या होता है, वो जो वीडियो का जो थंबनेल है, उसका वीडियो का जो नेम है, वो ऑटोमेटिकली आपकी न्यूज़ फीड में खुद ब खुद डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। समझ आई मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसी तरह आप लोग लिंक नहीं होता एक्चुअल, हाँ, वो एक्चुअल उसकी जो सारी डिटेल है वो आ जाती है, सैंपल आ जाता है। सैंपल आ जाता है। Yes, sir. ये समझ आई है ना आपको? अच्छा, फेसबुक हमारी वो इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड कर लेता है? फेसबुक को कैसे पता चल जाता है कि यार मैंने किसी भी वीडियो को जनाब शेयर किया तो उसने फ़ौरन से पहले उसका थंबनेल उठा लिया, उसका नेम उठा लिया, उसका डिस्क्रिप्शन उठा लिया। इसी तरह मैंने किसी पेज को, किसी पोस्ट को शेयर किया फेसबुक में, तो फेसबुक में फ़ौरन उस पेज का यूआरएल, उसका टाइटल, उसका फीचर्ड इमेज, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह उसने उठा लेता है गूगल। ठीक है, वो आपको एक पूरी एक प्रॉपर एक पोस्ट बनी हुई नज़र आती है, जबकि आपने सिर्फ उसका यूआरएल शेयर किया होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, कोई ये इनकी कन्फ्यूजन तो नहीं, ये तो एक सिंपल, यार हर बंदा ये चीज़ नोट करता है। अच्छा जी, फेसबुक वो इन्फॉर्मेशन कैसे हमारी उठा लेता है? ठीक है, वो कैसे रीड कर लेता है कि यार इस पेज का टाइटल ये है, मेरा डिस्क्रिप्शन ये है, इसका जो फीचर्ड इमेज है वो ये है। जनाब, उसके लिए फेसबुक एक स्पेशल टैग को यूज़ करता है, जिसको कहा जाता है ओपन ग्राफ टैग। ओपन ग्राफ टैग, फेसबुक ओपन ग्राफ टैग। ठीक है जी, फेसबुक ओपन ग्राफ टैग जो उनसे है ना, देखें जिस तरीके से सर्च इंजन टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के टैग के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार इस पेज का मेटा टाइटल क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या, फेसबुक जो उनसे है ना वो टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। फेसबुक का अपना एक मैकेनिज्म है, फेसबुक की अपनी एक डोमेन है। तो फेसबुक को ये चीज़ कन्वे करने के लिए कि भाई हमारे पेज का टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी टाइप क्या है, और इसका फीचर इमेज क्या है, ये किस तरह का पेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमने फेसबुक को कन्वे करनी है तो उसके लिए हम लोग एक टैग को यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है जी ओपन ग्राफ टैग। ठीक है जी, ये ओपन ग्राफ टैग जो उनसे है ये हमारे, अच्छा ये किसी ने फेसबुक ओपन किया है? जी। ओपन करके यार दिखा दे, आप कोई भी, आप दराज को यहाँ पे शेयर करें या मिंत्रा को यहाँ पे शेयर करें। एग्जैक्टली, वो देखिए वो नज़र आ रहा है आप लोगों को, आपने एक यूआरएल शेयर किया, आपको उसका इमेज नज़र आ गया, वो पेज का नेम नज़र आ रहा है, नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है। किसी भी पेज को आप करेंगे, फेसबुक खुद से उसका इमेज उठा लेता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ खुद से फैच कर लेता है, उसका प्रीव्यू जो है ना खुद से फैच कर लेता है। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी पेज की फेसबुक कैसे रीड करता है, उसके लिए जनाब फेसबुक ओपन ग्राफ टैग को यूज़ करता है। ठीक है जी, फेसबुक आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसका अपना मैकेनिज्म है, तो वो जनाब ओपन ग्राफ टैग के थ्रू आपकी पेज की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। अच्छा जी, ना तो क्वेश्चन इसके है, ये जो ओपन ग्राफ टैग्स हैं ये आपके सोर्स कोड में होते कहाँ पे हैं? तो ये देखिए, जिस तरह जनाब मैं चला गया इस पेज के ऊपर, ये वाला पेज है हेयर केयर एक्सेसरीज, और यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल यू किया, यहाँ से मैंने किया जी ओजी किया और ओजी कॉलन। ये देखिए जी, ये आपको कुछ यहाँ पर टैग्स नज़र आ रहे हैं, मेटा नेम ओजी टाइटल, और आगे आपकी वेबसाइट का टैग मेटा टाइटल आ रहा है, मेटा प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ओजी कॉलन टाइप, और आगे कंटेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि जी ये जो प्रोडक्ट की जो टाइप है, पेज की टाइप क्या है कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट पेज, दिस इज़ एन ई कॉमर्स पेज, और आगे मेटा प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ओजी कॉलन डिस्क्रिप्शन, और आगे कंटेंट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जी इस पेज का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, तो जी वो आपको यहाँ पर ये ओजी डिस्क्रिप्शन के नाम से मेंशन हुआ है। जब मैं इस पेज को यूआरएल के अंदर शेयर करूँगा ना फेसबुक में, फेसबुक इन टैग्स की मदद से मेरे इस पेज का टाइटल, प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन और बाकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक कोई इमेज का भी कोई लगा हुआ टैग, उसको भी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा और उसको एज अ प्रीव्यू डिस्प्ले कर देगा। ठीक है जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक इसके थ्रू रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है। ये इसको कहा जाता है जी ओपन ग्राफ टैग। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें?
इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पर कैसे ऐड करते हैं, उसका क्या तरीका है। तो जनाब आप लोग जाएंगे अपने वर्डप्रेस साइट के अंदर, यहाँ पर आप लोगों का होगा जी योस्ट एसईओ का प्लगइन, ठीक है जी। यहाँ पर होगा जी सोशल की ऑप्शन होगी, इसको आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को दो टैब्स बने हुए नजर आएंगे, एक फेसबुक का और एक ट्विटर का, ट्विटर मेटा डेटा और फेसबुक का ओपन ग्राफ मेटा डेटा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमेशा 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 ब्लैंक होंगे। ब्लैंक क्यों होते हैं, क्योंकि जो आपने अपने यहाँ पर इस एरिया में स्निपेट प्रीव्यू के अंदर जो आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसी मेटा टाइटल को और उसी मेटा डिस्क्रिप्शन को योस्ट एसईओ प्लगइन ओपन ग्राफ टैग में ऐड करके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है जी। अब ये देखिए इस पेज का जनाब जो है ना, मैं सोर्स कोड जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कंट्रोल यू मैंने किया और यहाँ पर ये देखिए ये देखिए ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हाईलाइट की है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, नहीं नज़र आ रहा? इसको यार वो थोड़ा कैसे वो उसको करते हैं, हाँ ये अब नज़र आ रहा है, अब नज़र आ रहा है। ये देखिए मुझे पहले बताए थे यार, मैं पहले इसको जूम नहीं करता था। अच्छा जी नज़र आ रहा है सबको। ये देखिए मेटा प्रॉपर्टी और जी लोकल इज इक्वल टू कंटेंट इंग्लिश यूएस के जी, इसकी लैंग्वेज क्या है। मेटा प्रॉपर्टी और जी टाइप इज इक्वल टू आर्टिकल। पहले दराज में क्या नज़र आया था, ओजी टाइप, ओजी टाइप क्या नजर आती, प्रोडक्ट, वहाँ पे ओजी टाइप प्रोडक्ट नजर आती बिकॉज दैट वाज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ये एक ब्लॉग पोस्ट है, ये आर्टिकल पेज है, तो यहाँ पर आप लोग को कंटेंट इज इक्वल टू आर्टिकल नज़र आ रहा है। फिर ओजी टाइटल आ गया जी आपका। अब ये क्या, ये वही टाइटल नहीं है जो इस पेज का मेटा टाइटल है जी। ओजी टाइटल शबाब लेनी पाकिस्तान ट्रेंड्स, क्या ये वही टाइटल नहीं है जो कि इस वेबसाइट का एक्चुअल टाइटल है। ये देखें, ये ऊपर आप जाएं, क्या ये वही टाइटल, ये वही कंटेंट नहीं है। ये देखिए ये जो टाइटल के अंदर ये जो कंटेंट है, क्या ये वही कंटेंट नहीं है, ओजी टाइटल और मेटा टाइटल। ये ओजी टाइटल और ये मेटा टाइटल दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। यस सर। तो योस्ट एसईओ प्लगइन ने क्या किया कि जो आपने यहाँ पर टाइटल डाला था उसी को इसने एज ओजी टाइटल भी ऐड कर दिया आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जो आप लोग मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसको ही वो एज मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो जनाब योस्ट एसईओ प्लगइन ये जो फेसबुक ओपन ग्राफ टैग है इसको ऐड कर देता है। ये ओपन ग्राफ टैग आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर गुड एसईओ दिस शुड बी देयर। अच्छा इसके और भी बड़े बेनिफिट्स होते हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से ये फेसबुक ओपन ग्राफ टैग आपके लिए अच्छा होता है। और एक उसका बेनिफिट ये होता है जब आप फेसबुक में, फेसबुक पेड मार्केटिंग आपने सारी रीड कर ली है, हाँ होगी है, उसमें किसी ने बताया था आपको ओपन ग्राफ के बारे में? नहीं बताया, कोई मसला नहीं, ये थोड़ा सा एडवांस सेक्शन है। उसमें होता ये है कि आपने ऑडियंसेस पढ़े होंगे, फेसबुक ऑडियंसेस आप बनाते हैं और फिर आप उनको पेड मार्केटिंग करते हैं। वो ऑडियंसेस बनाने का एक बड़ा एडवांस लेवल तरीका होता है ओपन ग्राफ टैग, कि आप इस ओपन ग्राफ टैग के ज़रिए अपनी वेबसाइट के ऊपर आने वाले जितने भी यूजर्स हैं उन सबका डेटा कलेक्ट करते हैं, उनकी आप फिर ऑडियंस बना लेते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फिर उस ऑडियंस को आप अपने फेसबुक के एड्स शो कर सकते हैं। सो ये इस पर्सपेक्टिव से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, जिस तरीके से आपके ये फेसबुक ओपन ग्राफ टैग्स होते हैं, इसी तरह आपके ट्विटर के भी टैग्स होते हैं ट्विटर कार्ड्स, उनको कहा जाता है जी ट्विटर कार्ड। ये देखिए जी, ये ट्विटर कार्ड है, ट्विटर कार्ड, कंटेंट समरी, ट्विटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, और ट्विटर टाइटल, ट्विटर इमेज, ठीक है जी, ये सारा। तो ये क्या होगा कि जिस तरीके से आपके फेसबुक ओपन ग्राफ टैग्स होते हैं, इसी तरह ट्विटर कार्ड के मेटा डेटा टैग्स होते हैं। जब आप इस पेज को ट्विटर के ऊपर शेयर करेंगे तो जिस तरीके से फेसबुक ओपन ग्राफ आपकी पेज की इंफॉर्मेशन को रीड करके एज प्रीव्यू शो करता है, इसी तरह ट्विटर भी आपकी वेबसाइट की उस पेज की इंफॉर्मेशन को इन ट्विटर कार्ड्स के टैग्स के थ्रू रीड करके एज
प्रीव्यू अपने ट्विटर के पेज में न्यूज़ फीड में आपके शो कर देगा। ठीक है जी। सो ये होते हैं जी आपके ट्विटर कार्ड्स। ठीक है जी। कोई मुश्किल इसके अंदर, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा जी। अब जनाब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। सर एक क्वेश्चन, जी जी पूछिए। ये जो वर्डप्रेस का सीएमएस है या अदर जो प्रोफेशनल सीएमएस हैं वो तो ऑटोमेटिकली फेच कर देते हैं लेकिन जो हमारे यहाँ के जो डेवलपर है ना उनको इस चीज़ की मालूम उनको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं सीएमएस पता। बना देते हैं लेकिन क्या होता है कि उनको पता नहीं होता, ये शेयर करते हैं तो कोई इमेज फैच नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो उस केस में आपने क्या करना होता है, देखिए ये जो CMS है ना, CMS का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी ये जो CMS है, आपका वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, मैजेंटो हो गया, आपका ड्रूपल हो गया, जूमला हो गया, और बहुत सारे बिग कॉमर्स के नाम से हैं, और बहुत सारे आपके CMS मौजूद हैं। ये जो आपके CMS है ना, ये आपके रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट को बिल्कुल कोड से जनाब बिल्कुल स्क्रैच से आप उसकी डेवलपमेंट शुरू करें, आपके PHP डेवलपमेंट होगी, आपने जनाब पूरा कंटेंट लिखना है, पूरी HTML कोडिंग लिखनी है, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो अब दौर है जी थोड़ा सा रेडीमेड सॉल्यूशंस का, कि आप एक बजाय इससे कि यार आप किसी चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से बिल्ड करो, आप एक बना बनाया सोल्यूशन लो। ठीक है। उसको उसके लिहाज से, अपनी नीड्स के लिहाज से थोड़ा कस्टमाइज़ करो, उसको यूज़ करो। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये सारे CMS बनाए गए हैं कि भैया बजाय इसके कि आप कोडिंग शोडिंग करते फिरें, आपके पास जनाब वर्डप्रेस का CMS मौजूद है, आपने जनाब थोड़ी सेटिंग करनी है और आपकी वेबसाइट तैयार होगी। हाँ, अगर किसी बंदे को इतना ही शौक है कि यार उसने तो बिल्कुल ज़ीरो से अपनी वेबसाइट डेवलप करनी है, उसमें फिर क्या होता है, ये जितने भी फंक्शनैलिटीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये आपकी जो कंपनी के जो डेवलपर्स हैं, आप उनको डिक्टेट करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है। तो वो आप डेवलपर की हेडेक है, आपने बस उसको बता देना, आपने खुद से ये चीज़ें नहीं ऐड करनी, आपने डेवलपर्स को इंस्ट्रक्ट करके, उनको डिक्टेट करके उनसे चीज़ें ऐड करवानी है। तो अब उनकी अच्छी खासी एफर्ट लगेगी, उनका अच्छा खासा टाइम लगेगा, उनका दिमाग खर्च होगा। ये देखिए ये आपने सिंपल एक प्लगइन की है और एक प्लगइन ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की फंक्शनैलिटीज़ आपकी वेबसाइट में ऐड कर दी, आपकी वेबसाइट को उसने जो है ना वो कर दिया जी, SEO फ्रेंडली कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ें अगर आप किसी डेवलपर से करवाएंगे, डेवलपर का अच्छा खासा टाइम लगेगा, वो जनाब आपसे इस चीज़ के ठीक ठाक पैसे भी चार्ज करेगा, फिर इस चीज़ के भी चांसेस है कि वो इसमें मिस्टेक्स भी करेगा। ठीक है। सो दैट्स वाई पीपल प्रेफर CMS वेबसाइट्स। जिन लोगों को नहीं पता होता वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, वो फिर PHP में करवा लेते हैं। और मैंने देखा यार कई मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, तो वो जी PHP में वेबसाइट बनी हुई है तो उसमें SEO के बड़े इश्यूज़ हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपने जब वेबसाइट डेवलप करवानी थी, आपने किसी से पूछा था, मशवरा किया था? वो पता चलता है यार वो बंदे को पता ही नहीं था, वो किसी PHP डेवलपर के हथे चढ़ गया, उसने जनाब पैसे भी ठीक ठाक लाख रुपया चार्ज भी कर लिया, वेबसाइट भी बनाई और वेबसाइट भी SEO फ्रेंडली नहीं है और उसमें इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब उसने जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी, एक फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए उसको डेवलपर को उसको एक्स्ट्रा टाइम और उसकी एनर्जी के जनाब उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, तो काफ़ी महंगा खासा वो सोल्यूशन बन जाता है। तो उसका आसान सोल्यूशन ये है कि आप बने बनाए CMS ले लें। अगर आपकी एक बेसिक साइट है जो कि आपकी नीड्स को पूरा करती है स्मॉल बिजनेस के लिए, तो वो वर्डप्रेस है, वो कॉमर्स है। अगर आप बड़े अच्छे लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप मैजेंटो को, शॉपिफाई को ले लें, भी कॉमर्स के ले लें। ठीक है। तो वो आपकी अच्छी खासी वेबसाइट, दूसरे नंबर बड़े लेवल की वेबसाइट्स को में थोड़े से इससे महंगे CMS हैं, महंगे सोल्यूशन हैं, बट यू कैन नॉट डाउट। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स है वो इस वक्त किस में होस्टेड है? वर्डप्रेस में। क्यों? सस्ता है, ईजी है और बहुत सारे प्लगइन्स उसमें फ्री हैं। मैजेंटो में आपको ये प्लगइन्स ऐसे फ्री नहीं मिलेंगे, आपको हर फंक्शनैलिटी के लिए ऐड ऑन परचेज करना पड़ता है। ठीक है। शॉपिफाई में, मैजेंटो में, बिग कॉमर्स में आपको जी GoDaddy उसका वो भी एक CMS होता है। नहीं, GoDaddy बेसिकली होस्टिंग कंपनी है, लेकिन वो अपना वेबसाइट बिल्डर वगैरह। हाँ वो अपने वेबसाइट, उनके अपने CMS वगैरह हैं, अच्छा वो यू कैन यूज़ दोस्त। इस तरह अमेज़ॉन की अपनी होस्टिंग होती है, वो बड़ी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं
जिनका बड़ा स्केल है, बैंडविड्थ वो बता है, उनके लिए भी अमेज़ॉन होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक बड़े लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो आप उन सर्विसेज को जो ज़्यादा एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, यू कैन गो ओवर दिस, सर वो ये बट टू स्टार्ट ऑफ वर्डप्रेस इज द बेस्ट सोल्यूशन। सर इससे शिफ्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। CMS आप चेंज कर सकते हैं बाद में लेटर ऑन। अच्छा जी, ये हो गया। अब यार थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। सोशल मीडिया मार्केट। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ यार। एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं 301 रीडायरेक्ट्स होते हैं। रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं? रीडायरेक्ट्स ये होते हैं कि जी बिल फर्स्ट मेरी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस है। जिस तरह ये है जी इलेक्शन 2018, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये कैटेगरी बनी हुई है इलेक्शन 2018। अच्छा, अब जनाब कौन सा ईयर चल रहा है? अब चल रहा है 2019। तो ये तो आपकी कैटेगरी होगी पुरानी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पर 2018 की जगह पे 2019 करना चाहिए, ये करना चाहिए ना। तो जनाब मैं जाता हूँ यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर, मैंने एडिट कैटेगरी को क्लिक किया। सर इलेक्शन तो 18 में हुआ। ये तो काफ़ी पुरानी है। ये इसको कौन मैनेज कर रहा है वेब ब्लॉग? आई थिंक इतना अपडेटेड नहीं होता शायद में। नहीं सर, ये इलेक्शन तो 2018 तो यार वो तो वैसे ही मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि अभी ईयर है, आप अपनी कैटेगरी का कोई भी नाम चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? अच्छा जी, ये आपकी कैटेगरी का नेम है 2018। तो अब मैं यहाँ से जनाब करता हूँ जी, मैंने 2019 कर दिया या 2025 कर दिया, कुछ भी कर दिया। और मैंने जनाब यहाँ से भी नाम चेंज कर दिया, स्लग से भी मैंने 2018 की बजाय 2019 कर दिया। तो होगा क्या? ये यूआरएल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना सादा और सिंपल नहीं है जितना आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ से तो यार चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई गूगल में क्या इंडेक्स्ड है? गूगल में कौन सा पेज इंडेक्स्ड है? 2018 वाला। तो अब हमने गूगल को भी बताना है कि भाई दिस पेज हैज़ नाउ चेंज्ड फ्रॉम 2018 टू 2019, ठीक है। क्योंकि गूगल ने तो आपके वो सारे पुराने पेजेस इंडेक्स किए हुए हैं और इसके आगे जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब के जनाब यूआरएल के अंदर 2018 आ रहा है। तो हमने अब गूगल को बताना है कि भाई वो सारे के सारे पेज जो से हैं वो 2019 नहीं है, वो 2018 नहीं, 2019 है। तो अब गूगल को कन्वे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जनाब? हम लोग यहाँ से तो नाम चेंज कर देंगे, लेकिन उसके साथ हम एक काम और करेंगे। हम लोग एक काम ये करेंगे कि हम लोग लगाएंगे जी एक 301 रीडायरेक्ट। 301 रीडायरेक्ट होता क्या है? इसका मतलब क्या है? 301 रीडायरेक्ट का जो मतलब है ना, नज़र आ रहा है आप लोगों को? 301 redirect means this page has permanently changed to, ठीक है। आपका जनाब ये URL है जी 2018 इलेक्शन 2018, ये जनाब आपकी वेबसाइट का एक URL है, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है किसमें? 2019 में। तो देयर शुड बी अ 301 redirect towards which page? election 2019, ठीक है जी। तो हम लोग गूगल को ये चीज़ कन्वे करते हैं, बताते हैं कि भाई दिस URL हैज़ नाउ परमानेंटली मूव टू दिस। और अब ये काम अगर हमने, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एग्जांपल ये लीजिए 3011 लिखा हुआ है। अच्छा ये हो गया जी, ये अच्छा जी, ये
ये देखिए जी, गूगल आया जनाब मेरे वेब पेज के ऊपर, और पहले मेरे पेज के ऊपर था जी पेज ए, ठीक है। और मैंने जब 301 रीडायरेक्ट लगा दिया पेज ए से पेज बी की तरफ, तब गूगल को ये कन्वे में मैसेज चला गया है कि जी अब न्यू पेज कौन सा है, अब पेज कौन सा है, बी। तो अब गूगल को हमने बता दिया कि भाई गूगल अब आपने पेज ए को इंडेक्स नहीं करना, बल्कि पेज ए को आपने रिप्लेस कर देना है पेज बी की तरफ। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि जिन जिन कीवर्ड्स पर पहले पेज ए रैंक कर रहा था, उन कीवर्ड्स पर अब पेज बी रैंक करना शुरू कर देगा, उन्हीं सेम कीवर्ड्स के ऊपर। तो आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगी। अगर बिलफर्ज आपके इस पेज के ऊपर 1000 ऑर्गेनिक विजिटर्स आ रहे थे, आपने जनाब पेज ए को पेज बी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपने 301 रीडायरेक्ट नहीं लगाया, ठीक है, तो उसका नुकसान क्या होगा, आपकी सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्रॉप होगी, फारिग होगी, क्योंकि आपने उस पेज को ही चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप गूगल को बता देंगे कि भाई गूगल दिस पेज हैज़ नाउ चेंज टू दिस, तो जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये पेज रैंक कर रहा था, अब इन पेज के ऊपर ये वाला पेज रैंक करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 301 रीडायरेक्ट लगा देंगे। तो 301 रीडायरेक्ट से गूगल को एक मैसेज चला जाएगा कि जी दिस URL हैज़ नॉट चेंज टू दिस URL, ठीक है जी। तो अब आपने इसको इंडेक्स करना है, इसको आपने रैंक करना है रेलेवेंट कीवर्ड्स के लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये HTTP 301 रीडायरेक्ट, ठीक है जी। अब गूगल को SEO रोबोट्स लव्स रीडायरेक्ट 301 को ये लाइक करता है। अच्छा जी, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यार मैंने अगर जो सा है ना 301 रीडायरेक्ट लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं लगाऊंगा कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट के CMS में जाएंगे, प्लगइन्स के ऑप्शन में जाएंगे, ऐड न्यू का बटन क्लिक करेंगे, और हम लोग एक 301 एक प्लगइन ऐड करेंगे रीडायरेक्ट के नाम से। सिंपल 301 रीडायरेक्ट, ठीक है जी। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और आपने इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना है। अच्छा जी, आपके यार ये जो रीडायरेक्ट्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक आपका होता है 301 रीडायरेक्ट, और दूसरा जो आपका होता है रीडायरेक्ट वो होता है जी आपका 302 रीडायरेक्ट, ठीक है जी। ये जो 302 रीडायरेक्ट होता है ना, इसका मतलब होता है कि जी दिस पेज हैज़ टेम्पोरेरीली मूव टू न्यू पेज, ठीक है जी, जिसकी तरफ आपने लगाया होगा। तो अगर हमने जनाब इलेक्शन 2018 से इलेक्शन 2019 की तरफ 301 रीडायरेक्ट की बजाय 302 का रीडायरेक्ट लगाया, तो उससे भी गूगल को मैसेज चला जाएगा। लेकिन होगा क्या, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जिन जिन पेजेस पर पहले पेज ए रैंक कर रहा था, उन पेजेस पर पेज बी रैंक नहीं करेगा। तो गूगल को मैसेज ये है कि यार ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये टेम्परेरी है, तो आपका जो SEO ट्रैफिक है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है, आपने हमेशा जब भी लगाना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके मोस्टली पेजेस जो चेंज होते हैं वो परमानेंटली होते हैं। टेम्परेरी तो बहुत ही ऐसा भी कम केस होता है कि आप टेम्परेरी हो, तो इसलिए आपने 301 को आपने यूज़ करना है, 302 को आपने यूज़ नहीं करना। तो जो लेटेस्ट गूगल अपडेट है ना, गूगल ने ये चीज़ अनाउंस की थी कि यार डेवलपर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जो कि ये चेंजेस करते हैं, और चूँकि उनको SEO के बारे में नहीं पता होता, तो वो अनइंटेंशनली 301 302 ही लगाई जाती है, ठीक है। और कौन की वेबसाइट का लॉस होता है। अब गूगल को लोगों के ऊपर तरस आया, डेवलपर्स के ऊपर तरस आया कि यार ये बेचारे जो उनसे है ना, इनको पता होता नहीं है, ये 302 रीडायरेक्ट लगा देते हैं और उनको SEO का लॉस होता है। तो गूगल ने लोगों को ये फेवर दी कि वो अब 302 को भी 301 रीडायरेक्ट कंसीडर करता है, यानी कि आपकी ट्रैफिक जो होती है ना, उसकी कोशिश होती है कि ड्रॉप ना हो। लेकिन आपने हमेशा 301, क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो करेक्ट जो सोल्यूशन है वो यही है कि यार आपने 301 रीडायरेक्ट ही लगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये 301 रीडायरेक्ट लगाएंगे कैसे, उसका क्या तरीका है? तो उसके लिए जनाब वर्डप्रेस के ऊपर गए, आपने सिंपल 301 रीडायरेक्ट प्लगइन आपने ऐड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में, और यहाँ पर ये 301 रीडायरेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसको जनाब मैंने क्लिक किया,
अब ये देखें, ये वाला यूआरएल और ये वाला यूआरएल, ठीक है जी। अब ये मुझे बता रहा है कि जी अब ये वाला पेज जो है यहाँ से यहाँ की तरफ आपने जो पुराना यूआरएल और जो नया यूआरएल वो आपने दोनों यहाँ पे दे देने हैं। अब उसकी एग्जांपल उसने दी हुई है। अब आपका जनाब जो पुराना वाला जो यूआरएल है कहाँ पे गया, इलेक्शन 2018, अच्छा जी ये इलेक्शन 2018 है। तो आपने जनाब यहाँ से इसको उठाया, ये यहाँ पे आपने किया, ये जो अगला हिस्सा जो है ना पहले वाला वो आपने नहीं उठाना, जो उससे आगे जो पोर्शन है ना वो पूरे का पूरा आप लोगों ने उठा लिया। और डेस्टिनेशन में आप लोगों ने जो पूरे का पूरा जो कंप्लीट यूआरएल है जैसे उस प्लगइन ने मेंशन किया हुआ है उसको जनाब आपने यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए जी ये किया। और 2018 को आप लोग चाहते हैं 2019 में कन्वर्ट करना, तो ये मैंने किया और मैंने इसको कर दिया जी सेव चेंजेस। अच्छा जी अब मैंने ये प्लगइन कर दिया। अब मैं इस पेज को जाके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ सो दैट वी कैन सी कि यार वाकई 301 रीडायरेक्ट लगा कि नहीं लगा। तो अब मैंने जनाब किया ये क्या हुआ 2018 की बजाय क्या पेज ओपन हो रहा है 2019, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ना सिर्फ गूगल रीडायरेक्ट होगा बल्कि आपके जितने भी यूज़र्स हैं जो कि पहले 2018 वाले पेज को ओपन करना चाह रहे थे वो अब 2019 वाले पेज की तरफ, आपके न्यू पेज की तरफ ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वो तो कह रहे हैं ये पेज आएगी। और यार वो तो खैर वो है नहीं। बनाए नहीं ना, हमने बनाया ही नहीं है, अच्छा ठीक है। वो तो हम प्रॉपर्ली बनाएंगे और फिर हम उसको करेंगे। ये तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है जी। सो ये आपका होता है जी 301 रीडायरेक्ट, ठीक है जी। ये आपका एक स्टेटस कोड है। एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप लोग इस पाथ को चेक कर सकते हैं। वो वेबसाइट का नाम होता है जी http://status.io, ठीक है जी। ये एक वेबसाइट है, ये आपको किसी भी पेज का जो रीडायरेक्ट पाथ है ना वो बता देगी। लाइक मैं ये पेज के ऊपर गया जी, अच्छा जी एक्सेप्ट एंड क्लोज किया। ये देखिए ये मैंने किया और यहाँ पर मैं गया, यहाँ से मैंने ये किया, नीचे गया, चेक किया। तब इसका स्टेटस कोड मुझे क्या नज़र आ रहा है 200 का मतलब एसईओ की दुनिया में 200 का मतलब होता है कि जी दिस पेज इज़ फाइन, दिस पेज इज़ परफेक्ट, दिस पेज इज़ ओके, दिस पेज इज़ एक्सेसिबल बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड सर्च इंजन्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस पेज, ठीक है जी। 200 का मतलब ये है कि जी दिस पेज इज़ फाइन, ओके, एक्सेप्टेबल, ठीक है जी। रीडायरेक्ट कह रहा है कोई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जनाब ये जो पुराना वाला जो यूआरएल है ना यहाँ पे, इसको जनाब मैंने उठाया, यहाँ से जनाब मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब जनाब इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है जी। चेक किया, अब ये क्या कह रहा है आपको कि जी स्टेटस कोड क्या हो रहा है 301 हो रहा है। और किसकी तरफ हो रहा है 301 रीडायरेक्ट टू व्हाट, जो आपका न्यू पेज है। तो अब आपको ये बता रहा है कि जी दिस पेज इज नाउ 301 रीडायरेक्टिंग टुवर्ड्स दिस न्यू पेज। और आगे आपका आ रहा है जी 404 का क्या मतलब होता है 404 पेज है ही नहीं है तो पेज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा 404 पेज जो होता है ना आपके वर्डप्रेस की सेटिंग में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। और 404 का फ़ायदा क्या होता है, 404 का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी पेज के ऊपर 404 पेज स्टेटस कोड लगा होगा ना तो गूगल को ये मैसेज आएगा कि जी दिस पेज इज़ नाउ रिमूव्ड, दिस पेज इज़ नो मोर, ठीक है। तो गूगल आपके उस पेज को अपने इंडेक्स से निकाल देगा पकड़ के, ठीक है। तो वो आपके सारे डेड पेजेस होते हैं उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट 404 का लग जाता है। बट आइडियल सिचुएशन इज़ कि आपका 200 स्टेटस को यहाँ पे लगाओ, 301 प्रॉपर्ली लगाओ, 301 इज़ एसईओ फ्रेंडली, 302 इज़ नॉट एसईओ फ्रेंडली, ठीक है। और आपने जब लगाना है तो आपने जनाब उसके लिए आपने ये जो प्लगइन है इस प्लगइन को आप लोगों ने यूज़ करना है जी। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर, आसान है, इजी है सर 302 के लिए भी प्लगइन होगा यार। 302 यार लोग यूज़ नहीं करते, उसके लिए भी प्लगइन होते होंगे प्लगइन। लेकिन मैं यानी कि मेरा इतना एक्सपीरियंस जो है
इतने ईयर्स का मुझे आज तक जो है ना कभी कोई ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आई कि यार मैं 302 रीडायरेक्ट लगाऊँ, क्योंकि मोस्टली आपके जो पेजेस हैं डेफिनेटली उसके लिए भी प्लगइन होते होंगे, आप सर्च कर लें तो आपको मिल जाएंगे। जी क्वेश्चन जी जी पूछिए। तो ये कि एक पेज है 404, वो इंडेक्स हुआ हुआ है, डिलीट हो गया हुआ है, पेज तो हो जाएगा 404, लेकिन इंडेक्स हुआ हुआ है, ट्रैफिक आ रही है उसमें, तो उसको भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। उसको ज़रूर रीडायरेक्ट करें, बिकॉज 404 इज़ नॉट एन आइडियल सोल्यूशन। जब भी आपका कोई पेज है ना उसको आप कर रहे हैं रिमूव, तो कोशिश ये करें कि वो आपका जो उससे जो मोस्ट रेलेवेंट जो पेज है ना उसकी तरफ 3 रीडायरेक्ट लगा दें, ताकि आपकी ट्रैफिक ड्रॉप ना हो। देखिए इस चीज़ का होता है, ये दराज के ऊपर ये चीज़ होती है, ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर होती है, वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स रिमूव हो रही हैं। तो हज़ारों प्रोडक्ट्स जो रिमूव हो रही हैं वो प्रोडक्ट्स जो कि पहले से इंडेक्स हैं गूगल के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह के कोई भी जो पेज होता है जैसे उसको क्लिक करेगा तो बाद दफ़ा आपने देखा हो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर पेज के ऊपर आपने क्लिक किया, आप उस प्रोडक्ट पेज की पर लैंड करने के लिए किसी कैटेगरी की तरफ लैंड कर दिए, लाइक कोई थी कैटेगरी जनाब अपना मोबाइल फ़ोन की। अब जनाब वहाँ पर दराज में आपको नजर आया कोई प्रोडक्ट पेज लगा हुआ, ठीक है, आपने उसको क्लिक किया तो आप उसकी बजाय आप मोबाइल का जो पेज है आप उसकी तरफ यानी कि कैटेगरी पेज की तरफ कर गए, तो वो हुआ क्या कि वो पेज रिमूव हो गया हुआ है, ठीक है, और दराज ने ऑटोमेटिकली उस पेज का 301 रीटेल कर दिया कैटेगरी की तरफ, ताकि वो जो यूज़र जो है ना वो बजाय इसके कि वो एक ब्लैंक पेज देखे या ये मैसेज देखे कि ये पेज डजंट एग्जिस्ट, तो ये चीज़ आपकी यूजर एक्सपीरियंस को ख़राब करेगी, वो आपको मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी की तरफ 301 रीडेट कर सकता है। तो 404 की नस्बत 301 रीडेट इज़ द बेस्ट। अच्छा एक और चीज़, ये पेज है वो डिलीट हो चुके हैं, लेकिन मतलब एक पेज की कंडीशन वो थी कि वो फर्स्ट पेज पर आ रहा था, उसको हमने रीडायरेक्ट कर दिया। कुछ पेजेस हैं वो अभी फर्स्ट पेज पर नहीं आ रहे, वो 404 उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ हाँ उनको कर दें, जो उनके ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आ रही तो डजंट मैटर, डिलीट कर दें उनको कर गूगल दें। में से, हाँ उसको आप वेब मास्टर टूल में जाना है। आप वेब मास्टर टूल से भी यार आप 404 कर देंगे ना तो वो खुद ब खुद इंडेक्स से निकल जाएंगे। हाँ आपको ये होता है कि जिस पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रही है उसको अगर आपने डिलीट कर दिया तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यार आप इसको रिमूव भी करें और ऐसे रिमूव करें कि आपकी एग्जिस्टिंग जो ट्रैफिक है उस पेज के ऊपर वो भी लॉस ना हो। तो उसका तरीका यही होता है कि आप उसको किसी कुछ रेलेवेंट ऐसे पेज की पेजेस हैं कि तरफ जो डिलीट हो चुके हैं और ट्रैफिक भी नहीं है, तो वो क्रॉल एरर में से रिमूव कर दिया जाए। हाँ उसको अब आप मार्क एज फिक्स कर दें तो वो हो Fix कर जाएगा दें। वहाँ से, हाँ वो वहाँ से वो आपका- इंडेक्स में नहीं। हाँ वो फिर इंडेक्स में से निकल जाएंगे। फिर इसके अंदर एक एडवांस लेवल की भी चीज़ होती है सॉफ्ट जो मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है जनाब, ठीक है। तो जनाब इसके साथ हमारा ऑन पेज एसईओ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर हर एक पेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, फिर हम लोगों ने sitemap.xml ऐड करना है, बहुत सारा टेक्स्ट ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, हम लोगों ने जो है ना वो अगर 301 रीटेक्स्ट रिक्वायर्ड है अगर तो वो ऐड करेंगे, और कैनोनिकल टैग, मेटा रोबोट्स टैग ये हमने इनका यूजेज देख लिया। वेब मास्टर टूल हो गया, नहीं वो भी होना है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीक है उसमें हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे, ठीक है, वो 2 लेक्चर्स इसके ऊपर। उससे नेक्स्ट वीक में गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल, और उससे जो आखिरी जो लेक्चर है उसमें गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स एंड एडवांस एसईओ वो इंशाल्लाह कवर होगा। तो वो नेक्स्ट वीक में होगा गूगल वेब मास्टर। नेक्स्ट वीक में ऑफ पेज एसईओ, उससे नेक्स्ट वीक में गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल होगा। वेब मास्टर सर्च कंसोल, हाँ वेब मास्टर टूल्स का तो अब नाम चेंज हो गया ना, वो सर्च कंसोल हो गया, ठीक है जी। ठीक है जी, मुझे फिर इजाज़त दीजिए। ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। चेंज कर दें।
क्या सीन है ये प्रोजेक्ट सारा कंप्लीट कर अपलोड भी कर यार अभी ना मैंने इसमें खुला है एसएससी तो मैंने दूसरे में पढ़ा फाइल और दूसरे हो गया एसएससी के उसमें तो पुराना टाइम ये मैं सोच रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन में आ रहे थे यार उन्होंने ऐसे ही छोड़ा आज ये सही है डिलीट कर दो एसएससी वाली हाँ सर वहाँ पे साढ़े पाँच सामान एक से बढ़कर से चार एसएससी बोलो मगर मुश्किल ये है कि अब मैंने ना दूसरे भी करने वाला यार ये बड़े अच्छे हैं